हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये है आपका बीपीसीजी 172 युवा जेंडर एवं पहचान। अब इसमें क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है बीपीसीजी 172 यानी कि युवा जेंडर एवं पहचान, इसमें देख लेते हैं कितने ब्लॉक हैं। आई थिंक 4 ब्लॉक इसमें आपके हैं, ठीक है ना। 1 ब्लॉक परिचय है, सेकंड ब्लॉक में युवा एवं पहचान है, थर्ड ब्लॉक में जेंडर एवं पहचान है, फोर्थ ब्लॉक में युवा जेंडर एवं पहचान संबंधी चुनौतियां हैं। तो अब आज सिर्फ एक ही वीडियो में हम आपके 4 यूनिट को जो है 4 ब्लॉक को जो है कवर करेंगे, ठीक है। यानी कि लेंगे सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ओके राइट। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक 1 ले लेते हैं, युवा अवधारणा एवं पहचान, ठीक है राइट। और इसके बाद विकासात्मक पहलू लेंगे। वीडियो कितना भी लेंदी क्यों ना हो, चाहे वो 2 घंटे का ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो एम है वो ये रहेगा कि एक वीडियो में एक बुक को लेके आया जाए। आपके लिए भी सही रहेगा और मेरे लिए भी सही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब एग्जाम के टाइम में यही हो सकता है। तो चलिए युवा अवधारणा एवं पहचान को देख लेते हैं। देखिए जेंडर विकास जो है, जेंडर का मतलब लैंगिकता होती है, लिंग से पहचानना, यानी कि हम जैसे बोलते हैं स्त्री और पुरुष, ठीक है ना। तो स्त्री और पुरुष को हम किस माध्यम से पहचानते हैं? लिंग के माध्यम से पहचानते हैं, जेंडर के माध्यम से पहचानते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर युवा एवं अवधारणा पहचान में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हम वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेंगे, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं लेंगे। ओके, इसमें युवा की अवधारणा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है और जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है ना, युवा की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है राइट। और साथ ही साथ में युवा की पहचान में युवा का संप्रत्यय और परिभाषा यहाँ पे हम लेंगे। और मुझे लगता है इसमें 2 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, ये युवावस्था होता क्या है? तो देखिए युवावस्था जीवन काल का एक अवस्था है, ठीक है, एक चरण है जो गतिशील चरण होता है, ठीक है। और इस अवस्था में आते ही युवा अपने आप में एक जोश में भर जाता है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और समाज की प्रगति का साधन भी वो माना जाता है, ठीक है। और जनरली युवाओं को राष्ट्र के भविष्य का राष्ट्र के विकास का भविष्य माना जाता है, या राष्ट्र का भविष्य उनको माना जाता है, ठीक है राइट। तो इन युवाओं जो ये युवा है, इनके जब तक ऊर्जा का दोहन नहीं किया जाए, यानी ऊर्जा की क्षमता का, इनके कौशल का उपयोग न किया जाए, और जब तक उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक देश जो है प्रगति नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा। ये युवा कहलाता है, ठीक है राइट। ओके, तो युवाओं का पहचान सृजन करना, प्रभावी संबंध बनाना, हम उम्र साथियों के दबाव का सामना करना, परिपक्व भूमिका और जिम्मेदारियों को संभालना, शारीरिक सभी ऐसे कई अन्य मुद्दों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो युवाओं की चुनौतियां कौन होती हैं? तो युवाओं की चुनौतियां जो होती हैं, एक तो अब सबसे पहला यहाँ पे हो जाता है, क्वेश्चन पूछता है तो पहला लिखेंगे पहचान का सृजन करना, यानी पहचान बनाना, पहचान का निर्माण करना। और जनरली जो युवावस्था होती है उसमें लड़के या चाहे लड़कियां हो, ये परेशान होते हैं अपनी पहचान को लेकर के, इमेज को लेकर के, कि हमें अपनी एक इमेज बनानी है, पहचान बनानी है घर परिवार समाज में। फिर एक संबंध बनाना, प्रभावी इफेक्टिव संबंध बनाना, ठीक है ना, अच्छा संबंध बनाना ताकि लोगों को देख के अच्छा लगे, ठीक है। तो प्रभावी संबंध बनाना, हम उम्र साथियों के दबाव का सामना करना। जनरली इस उम्र में देखा जाता है कि जो इस उम्र के युवा होते हैं वो कुछ गलत रास्ते में भी चले जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उनके जो इस हम उम्र के साथी लोग होते हैं, सेम एज के जो लोग होते हैं, उनके दबाव में आकर के वो क्या करते हैं, कुछ गलत काम कर जाते हैं। तो जो हम उम्र के एज के साथी होते हैं तो वो जनरली उनको अपने अंडर में कर लेते हैं, अपने से हमेशा नीचे रखते हैं, तो एक दबाव ये फील करते हैं। फिर चौथा हो जाएगा परिपक्व भूमिका और जिम्मेदारियों को संभालना। जनरली से काल के बच्चे जो होते हैं मैच्योरिटी को पा लेते हैं, ठीक है ना। तो जिम्मेदारी जो उनको दी जाती है, जो उनकी भूमिका होती है, उसको निभाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, यानी कि जिम्मेदारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसको बड़े आराम से वो निभा सकते हैं, ठीक है ना। इस अवस्था में वो पहुंच जाते हैं और एक तरह से चुनौती लेना पसंद भी करते हैं, क्योंकि युवा होते हैं, इनका खून बोलते हैं ना बहुत गर्म होता है। तो जनरली ये जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने को तैयार रहते हैं। और 5वां हो जाएगा शारीरिक छवि और ऐसे कई अन्य मुद्दे। तो मुद्दे और चुनौतियां आता है तो फिर आपको ये 5 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ओके चलिए,
युवा अवधारणा से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो युवा अवधारणा क्या है? तो युवा अवधारणा, आप देखिए युवा शब्द की उत्पत्ति पुराने अंग्रेजी शब्द जियोंग से हुई और जिसका मतलब होता है युवा, युवक या नया, ताजा, ठीक है। और संस्कृत शब्द में युवान से आई जिसका अर्थ युवा या युवक होता है, ठीक है। और जो ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी की बात माने तो ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी जो डिक्शनरी है उसके शब्द में युवाओं को कम आयु का होना जीवन के शुरुआती हिस्से के रूप में देखा जाता है, इसे किशोरावस्था भी कहा जाता है। तो इतना अवधारणा के अंतर्गत आ गया और परिभाषा अर्थ के अंतर्गत आ गया यदि आपसे पूछा जाता है तो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अवधारणा में आप और पढ़ेंगे क्योंकि युवाओं को आमतौर पर परिवर्तन के दौर पर जाना जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है, उनकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। और जिसमें युवा वयस्कता की सामाजिक कसौटियों जैसे रोजगार मिलने, परिवार शुरू करने और एक पूर्ण और उत्पादक नागरिक के रूप में पहचाने जाने का प्रयास करते हैं। मतलब कि जब ये इनके लाइफ में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, युवावस्था। और जब ये युवा को प्राप्त करते, वयस्कता को प्राप्त करते, वयस्कता हमारे यहाँ इंडिया में देखा जाए तो जनरली 18 ईयर से मानने लगते हैं क्योंकि उन्हें मताधिकार अधिकार प्राप्त होता है, ये वयस्कता कहलाती है। अदरवाइज अगर आप किशोरावस्था को देखो तो 14 साल से स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है ना, राइट। तो ये क्या होता है कि रोजगार, बहुत सारी इनके सामने चीजें आती है रोजगार को लेकर के, तो रोजगार इनको मिलने लगता है 18 ईयर में, आप देख लीजिए, है ना। और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी इनको ऊपर डाल दी जाती है और एज ए नागरिक के रूप में ये देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपना पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र 15 से 24 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ना WHO, वो जो है किशोरावस्था में उन व्यक्तियों का समावेश होता है जो 10 से 19 वर्ष की आयु में होते हैं। संयुक्त राष्ट्र में क्या होता है? 15 से 24 होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत 10 से 19 होता है और 15 से 24 वर्ष आयु वाले व्यक्तियों को युवा के रूप में चिन्हित किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों आयु समूहों में 10 से 24 वर्ष एक आप ले लीजिए, अगर हम संयुक्त राष्ट्र का देखें और विश्व स्वास्थ्य संगठन का देखें, और इनको युवा कहा जाता है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में 15 से 29 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को युवा कहा जाता है, ठीक है ना, राइट। ओके, चलिए इतना हो गया ना। तो ये जो आयु होती है, ये आयु का मतलब क्या होता है? युवाओं के लिए एक आयु क्यों फिक्स की जाती है, ठीक है ना। मतलब युवा तो 12-13 साल से भी व्यक्ति हो जाता है और 30-35 साल का भी व्यक्ति जो होता है वो युवा ही होता है, ठीक है ना। 40 के बाद वो जाके प्रौढ़ावस्था की ओर प्रवेश करता है। तो क्यों युवा को इसमें रखा जाता है? तो युवा जो होता है ना, उस आयु समूह को सूचित करता है जब कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा पूरी करता और रोजगार के लायक बनता और नौकरी करने लायक होता है। तो जो ये युवा समूह होता है जो 15 से 29 के बीच में हमारे भारत में रखा गया है, इस उम्र में व्यक्ति क्या करता है? अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है, रोजगार तलाशने लगता है जीविकोपार्जन के लिए, अपने लिए, और साथ साथ में नौकरी करने लगता है, ठीक है, राइट। ओके, चलिए, तो ये हो गया युवावस्था या किशोरावस्था, दोनों एक चीजें होती है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे युवा और वयस्क के बीच अंतर दिया है, थोड़ा देख लीजिएगा, हो सकता है मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बनाया था, पढ़ाया, तो आप वहां वॉच कर लीजिएगा। युवा उन्हें माना जाता है जो अभी तक वयस्क नहीं हुए हैं और युवावस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा किशोरावस्था होता है, ठीक है ना। और वयस्क ऐसा कोई जिसे बड़ा और परिपक्व माना जाता है, जैसे हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे फादर हो गए तो बोल देते हैं मैं वयस्क हूँ अभी, ठीक है ना, क्योंकि वो परिपक्व होते हैं, बड़े होते हैं वो, ठीक है ना। हमारे चाचा लोग जो होते हैं क्योंकि हमारे हम उम्र के होते हैं, ज्यादा बड़े हमसे नहीं होते हैं। और युवा का मतलब होता है कि अभी तक जो वयस्क नहीं हुआ हो, यानी 18 ईयर से नीचे वाले लोग जो होते हैं उनको युवा, और वयस्क 18 ईयर से ऊपर वाले लोग होते हैं, जनरली 35-40 की एज में आ जाते हैं। युवावस्था कुछ बनने की प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है, जो चरण होता है कुछ बनने का चरण होता है, ठीक है ना। और पहचान बनाने की खोज इसमें की जाती है कि मुझे अपनी पहचान बनानी है, एक इच्छा होती है युवावस्था में। और वयस्क में क्या होता है कि जो कुछ बन गया होता है, किसी मंजिल तक पहुंच गया होता है। जनरली हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 10 साल का है या 8 साल का, 6 साल का, तो उसके पेरेंट्स अभी वयस्क के रूप में देखे जाएंगे, ठीक है ना। 12 या 13 साल का जो बच्चा है उसके भी पेरेंट्स वयस्क के रूप में देखे जाएंगे, बिकॉज वो कुछ बन चुके हैं, ठीक है ना, जो उनको पाना था वो पा चुके हैं, और अपने बच्चों को कहते हैं कि मुझे जो बनना था मैं बन गया, अब आपको बनना है, ठीक है ना। तो ये होता है युवा और युवावस्था में अंतर।
युवाओं को शक्तिहीन और कमजोर माना जाता है, बिकॉज वो छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो समाज और परिवार जो होता है ना, उसका दबाव का सामना करते हैं, क्योंकि हर एक उनके निर्णय को उनको मानना पड़ता है, निर्णय लेने का अधिकार उनको नहीं दिया जाता है। और जो वयस्क होते हैं ना, वो शक्तिशाली होते हैं, मजबूत होते हैं, क्योंकि उनको समझदार माना जाता है, तो स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। तो जो युवा होते हैं स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, और वयस्क को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है। युवाओं को कम जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है ना, अब क्योंकि उनका व्यवहार जो होता है वो थोड़ा सा उग्र होता है, राइट। तो इसलिए हमेशा वो रिस्क को भी करने के लिए तैयार होते हैं, वो सोचते नहीं कि इससे हमारा नुकसान होगा या लाभ होगा। लेकिन वयस्कों को जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है ना, ज्यादा जिम्मेदार माना, युवाओं को कम जिम्मेदार, वयस्कों को ज्यादा जिम्मेदार। ज्यादा क्या, जिम्मेदारी माना जाता है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले वो 1000 बार सोचते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे उस क्या गलत होगा, ठीक है, राइट। और युवाओं में अनुभवों के प्रति खुलापन होता है, वयस्कों में ऐसा नहीं होता है। जनरली उनमें सद्भावना, आदर, सत्कार, विनीत दिखाई देता है। युवाओं को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है और अल्प ज्ञानी, कम ज्ञान वाला समझा जाता है, और वयस्कों को स्वतंत्र, अधिक जानकार माना जाता है। तो ये अंतर हो गया युवाओं में और उसमें, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी पहलुओं के संदर्भ में युवा वर्ग, इसमें जिसमें हम देखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, राइट। तो हम देख लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में युवा वर्ग क्या कहलाता है। अब देखिए, युवावस्था जो होता है ना, सिर्फ उम्र से संबंधित नहीं होता। अगर हम कह दें कि उम्र को इससे जोड़ दें तो ये सिर्फ युवावस्था नहीं होता है, बल्कि एक सच्चाई होती है, ठीक है, जैविक सच्चाई होती है जो हमें दिखती है। क्योंकि उम्र और उम्र दराज होना या परिपक्व होने का अर्थ और अनुभव समाज, संस्कृति, ऐतिहासिक समय क्रम से काफी प्रभावित होता है। यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उम्र के हिसाब से उम्र में छोटे होते हैं लेकिन समझदारी में बहुत बड़े होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उम्र में बहुत बड़े होते हैं और समझदारी में बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कि वो परिपक्व हो गया है, उसे समाज और संस्कृति का अनुभव हो गया है, क्योंकि परिपक्व होना और संस्कृति और समाज जो हमारे मूल हैं उनसे उनको ग्रहण करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो परिपक्व होने का अर्थ क्या होता है, जनरली कि हम अपने समाज, अपने संस्कृति को पहचानने लगे, मानने लगे, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं। और इस प्रकार युवा का संदर्भ सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्भीत होता है। युवा जो होता है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में ढल जाता है, ठीक है ना। तो युवा मनोवैज्ञानिक की जो मान्यताएं होती हैं, ठीक है ना, और उसके समानताएं जो विकास होते हैं उसके चरणों में आगे बढ़ता है, ठीक है ना, यानी चरणों से लिया गया है। तो विकास के किसी भी चरण की तरह युवा भी संस्कृति के प्रभाव से अलग नहीं रहते हैं। यानी मान लीजिए जिस तरह से विकास के चरण होते हैं, विकास के चरण में क्या होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, युवावस्था, इस तरह के विकास के चरण होते हैं ना, वैसे ही युवा भी संस्कृति के प्रभाव से अलग नहीं रहते हैं। तो संस्कृति के भी इसके चरण होते हैं और युवा का एक निरंतर बदलती धारणा होती है और समय और स्थान के साथ विकसित होती है। जैसे हम मानते हैं 4-5 साल का बच्चा होता है, वो उस वक्त उसकी सोच अलग होती है, ठीक है, वो अलग कुछ सोचता है, कुछ हेम लेके चलता है। 10-12 साल का होता है तो क्योंकि वो जिस समाज में पल पोस रहा है, जो उसको परिवेश मिला, उसके अकॉर्डिंग 4-5 साल बाद उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसकी संस्कृति फिर बदल जाती है, ठीक है ना। फिर जब वो 14-15 साल का होता है तो अपने एक दोस्तों के सर्कल में आ जाता है। जब दोस्तों के सर्कल में आता है, दोस्तों के थॉट को सुनता है, विचार को सुनता है, तो उसके विचार फिर बदल जाते हैं। तो ये जो बदलने वाली धारणा होती है ना संस्कृत की, वो सामाजिक परिवेश में रहते हुए संस्कृत की बदलने वाली धारणा जो होती है युवाओं में चलती रहती है, जो स्थान के साथ साथ विकसित होती है, यानी कि आगे बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो सांस्कृतिक संदर्भ और ऐतिहासिक घटनाएं तय करते हैं कि युवा की परिभाषा, समझ और विकास किस तरह से होता है, ठीक है, राइट। चलिए अब युवा की जो संस्कृति होती है और सामाजिक परिवेश होता है वो पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकल होता है। इसको समझना थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि विकास के कई कारक होते हैं और युवक जिससे यहाँ पर इससे प्रभावित होता है। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन सामाजिक और सांस्कृतिक आता है तो आपको एनवायरमेंट और इकोसिस्टम और इकोलॉजिक के बारे में यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि व्यक्ति जो होता है, बच्चा जो होता है, इकोसिस्टम से यानी पर्यावरण से प्रभावित होता है, ठीक है। तो पर्यावरण के बारे में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आसपास के परिवेश में कई तरह के तंत्र होते हैं और जिससे वो बच्चा जो होता है वो प्रभावित होता है। अब कौन कौन से तंत्र होते हैं, एक माइक्रो तंत्र होता है, माइक्रो सिस्टम, और एक मेसो तंत्र होता है, ठीक है ना, और एक एक्सो तंत्र होता है, यानी एक्सो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम, यानी माइक्रो सिस्टम
मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। ठीक है, ये 4 यहाँ पे सिस्टम हो गए। और एक होता है क्रोनोतंत्र यानी क्रोनो सिस्टम। अब इनको समझिएगा, माइक्रो सिस्टम क्या कहलाता है। तो माइक्रो तंत्र वह हालात है जिनमें व्यक्ति रहता है और इनमें व्यक्ति का परिवार, सहकर्मी, स्कूल और आस पड़ोस शामिल होते हैं। यानी कि माइक्रो तंत्र वो होता है जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से लेकर के जब वह स्कूल तक जाने लगता है, स्कूल तक, तो स्कूल जाने में सबसे पहले परिवार आता है, परिवार से घुलता मिलता है, फिर अगल बगल में लोगों से दोस्ती करता है, ठीक है ना, और फिर स्कूल जाना शुरू कर देता है, फिर आस पड़ोस के लोगों से भी मिलने लगता है। तो ये माइक्रो तंत्र यानी माइक्रो सिस्टम कहलाता है। चारों तरफ से वो लोगों से गिर जाता है और चारों लोगों से बहुत कुछ सीखता है वो, ठीक है ना। फिर देखिए, माता पिता और हम उम्र साथियों और शिक्षकों के साथ युवाओं की बातचीत उन्हें युवावस्था के अनुभव निर्मित करने में मदद मिलती है। यानी कि युवावस्था क्या होती है, किस तरह से उनको चलना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इन सभी की पहचान उनको किससे होती है, माता पिता से, टीचर से, और जो उनके हम उम्र उनके साथी के फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं। ये होता है माइक्रो तंत्र। अब हम सेकंड में आ जाते हैं, जो हमारा सेकंड है और वो है आपका मेसो तंत्र। ठीक है ना, क्या है, मेसो तंत्र। तो अब मेसो तंत्र को ले लेते हैं। अब मेसो तंत्र क्या है। अब देखिए, मेसो तंत्र में माइक्रो तंत्र या संदर्भों के बीच का संबंध शामिल होता है। यानी जो भी माइक्रो तंत्र हम पढ़ के आए हैं उसी के बीच को मेसो तंत्र कहते हैं। अब जैसे स्कूल से जो बच्चा अनुभव प्राप्त करता है, तो स्कूल अनुभवों से पारिवारिक अनुभवों, स्कूली अनुभवों से धार्मिक अनुभवों तथा पारिवारिक अनुभवों को हम उम्र साथियों से अनुभवों के अंतर संबंध इसके उदाहरण है। मतलब स्कूल में जो एक एक्सपीरियंस उसको मिलता है, फिर वो परिवार में मिलता है एक्सपीरियंस, है ना, तो परिवार में शेयर करता है। फिर स्कूल के जो कुछ अनुभव होते हैं वो धर्म के मामले में भी अलग अलग होते हैं, सभी तरह के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, तो उसे धार्मिक अनुभव भी वहां पे मिल जाता है, सभी धर्म रिलीजन्स के बारे में जानने समझने लगता है, ठीक है ना। और फिर जो परिवार के होते हैं वो अपने उसके साथी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स भी सभी रिलीजन्स के होते हैं, तो उनके साथ बात करने का व्यवहार, सभी चीजें रिलीजन्स के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में बातें पता चलती हैं। तो इनके बीच जो अनुभव एक प्राप्त करता है, मतलब होंगे ही स्कूल, परिवार और जो फ्रेंड्स होते हैं, जो एक कम्युनिकेशन होता है इन्हीं के बीच में होगा। बस पहले वो क्या होता है कि उनसे बातचीत का माध्यम करता है माइक्रो तंत्र में, फिर जब मेसो तंत्र आता है तो इनसे वो कुछ सीखता है, अनुभव लेता है, एक्सपीरियंस लेता है, ठीक है ना। फिर जब एक्सो तंत्र आ जाता है तो एक्सो तंत्र में क्या होता है, ये थर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एक्सो तंत्र। तो जो एक्सो सिस्टम होता है इसमें सामाजिक संरचना के ऐसे अंतर संबंध होते हैं जिनमें व्यक्ति की सक्रिय भूमिका नहीं होती और इनसे व्यक्ति का बेहद नजदीकी संदर्भ नहीं होता है। तो अब ये सामाजिक संरचना क्या होता है, जो सिर्फ इसमें सामाजिक संरचना देखने के लिए मिलता है और सामाजिक संरचना और उस व्यक्ति के साथ का संबंध होता है। जैसे घर पर किसी युवा का अनुभव उसकी माँ के काम के अनुभवों से प्रभावित हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे घर पर मान लीजिए कोई किसी युवा का अनुभव, मान लीजिए कोई युवा है और उसकी माँ जो है काम करती है तो उससे बहुत इफेक्टेड होता है, तो एक सामाजिक संरचना के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही माइक्रो तंत्र में क्या होता है, संस्कृति आती है। एक्सो तंत्र में सामाजिक संरचना, माइक्रो तंत्र में संस्कृति आ जाती है जिसमें लोग रहते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना। संस्कृत के जो हमारे मानदंड होते हैं, जो मूल होते हैं, जो प्रथाएं होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं, उससे युवक सीखता है, बड़ा होता है, ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये किसमें आ जाता है, ये आ जाता है आपको माइक्रो तंत्र में। फिर क्रोनो तंत्र आ जाता है। क्रोनो तंत्र में समय के साथ साथ आसपास के जो घटनाएं होती है हमारे परिवेश में, जिंदगी में जो कुछ भी होता है परिस्थितियों को, उनसे वो बहुत कुछ सीखता है और उन्हें एक्सेप्ट करता है। तो ये आएगा सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत, ठीक है ना। ये परिप्रेक्ष्य किसी संस्कृतियों में सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करना युवाओं का एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य माना जाता है, क्योंकि इंसान अपने घर, परिवार, संस्कृति से ही बहुत कुछ सीखता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है और एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो लगातार वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही दुनिया में, मान लीजिए वैश्वीकरण से कुछ क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण में युवाओं का क्या महत्व है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, उसके संदर्भ में समझाइए, तो आप ये लिखेंगे।
जब वैश्वीकरण होता है, दुनिया से व्यक्ति जुड़ता है, तो मूल्यों और धर्मों की विविधता, अलग अलग आर्थिक स्थितियां, पालन पोषण, प्रथाएं, मानदंड जो भी होते हैं उनमें सब तरह में विकास अलग अलग होता है। जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार के बच्चों से कम उम्र में काम करना शुरू करने की उम्मीद की जाती है, ठीक है ना। और सैन्य शासन के तहत जैसे देश जहाँ पे सैन्य शासन होता है, तानाशाह होता है, वहां आतंकवाद का सामना करना पड़ता है बच्चों को, ठीक है ना, राइट। और वहां बड़े होने वाले युवा ऐसे देशों में बड़े होने वाले युवाओं से बहुत अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हमने उसमें भी आपको बताया है, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। जो यूनिट कंप्लीट नहीं है मैं उसको चलती हूँ, ठीक है ना। तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। सामाजिक संस्थान, स्कूल हो गया, परिवार हो गया, संस्कृत, मूल, विश्वास, प्रथाएं सब इसके अंतर्गत आती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हमें लगता है ब्लॉक 1 हमारा कंप्लीट है, तो ब्लॉक 1 को हम लेफ्ट कर देते हैं, हम ब्लॉक 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ब्लॉक 2 जो है वो अभी कंप्लीट नहीं है। तो एक युवा की पहचान कैसे की जाती है, पहचान का संप्रत्यय और परिभाषा ये दिया हुआ है। तो इसे हम क्या करते हैं ना कि इसे हम ब्लॉक 1 को यहाँ पे लिफ्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, तो आप इसे वॉच करिएगा। मैं ब्लॉक 2 ले लेती हूँ, जिसका भी एक भी वीडियो नहीं है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। युवा एवं पहचान ले लेते हैं, ठीक है, चलिए ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या बन सकता है, पहचान के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, ठीक है ना, राइट। चलिए, क्योंकि ब्लॉक 1 में सिर्फ 1 और 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट आपकी हो गई, ठीक है ना। चलिए, अब पहचान से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो पहचान के सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य क्या हो सकते हैं, हम ये देख लेते हैं, ठीक है, ओके। चलिए ओके, तो यहाँ पे पहचान की अवधारणा, पहचान का मतलब क्या होता है, मतलब कि जनरली लोग आपसे यही पूछते हैं ना कि आप कौन है, ठीक है ना, राइट। या एक तरह से आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे अपना जीवन किस तरह जीना चाहिए, या मैं क्या बनना चाहता हूं। तो यहाँ पे पहचान का सवाल उठता है, आप अपनी पहचान बताना चाहते हैं, ठीक है ना। और ये जनरली जो भावना होती है युवा अवस्था में बहुत ज्यादा निकल के आती है। पहचान जो होती है वो व्यक्तिगत भी होती है और सामाजिक भी होती है, ठीक है, दोनों तरह की पहचान यहाँ पे हो सकती है। ये क्षणिक भी होती है, सतत भी होती है। क्षणिक का मतलब कम समय के लिए पहचान बनाना, और सतत का मतलब है लॉन्ग टाइम के लिए, ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। और तो ये इस तरह की पहचान की एक अवधारणा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे देख लीजिएगा। अब देखिए, पहचान एक विरोधाभास में किस तरह से जानी जाती है। तो पहचान, अगर क्वेश्चन हालांकि विरोधाभास का क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर भी एक नजर देख लीजिए कि जहां व्यक्ति समाज से मिलता है वही पहचान है। यानी एक विरोधाभास इसमें देखने को मिलता है कि जनरली व्यक्ति अपनी पहचान समाज से बनाता है। यानी आप जिस तरह से श्रम को परिभाषित करते हैं वह आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपने आप को परिभाषित करना चाहते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कौन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपके एम्स क्या है, ठीक है। ये सभी चीजें आपकी पहचान को बताती हैं, ठीक है, राइट, ओके। तो यहां पर हम देख लेते हैं एक विरोधाभास के अंतर्गत, सपोज दैट यहाँ पे दिया हुआ है कि पहचान आपका विशिष्ट हस्ताक्षर है, जहां यहां तक कि जुड़वा बच्चों की समान पहचान नहीं होती। युवा के रूप में आप एक ही सामाजिक दुनिया में रह सकते हैं, जैसे कॉलेज के छात्र के रूप में, लेकिन फिर भी आप सभी समरूप नहीं हैं। आप में कुछ पहलुओं में अंतर के साथ साथ कुछ अन्य समानताएं भी हैं, यानी अंतर भी है तो समानताएं भी हैं। और आपकी पहचान दुनिया में आपके ऐसे विशेष अनुभवों से निर्मित होती है जिनकी दूसरों के साथ पूरी तरह से परस्पर व्याप्त होने वाली संभावना नहीं है। यानी हर एक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से अलग है, एक सा नहीं हो सकता है, किसी न किसी चीज में वो अलग हो, चाहे वो पहचान में हो चाहे किसी भी चीज में हो। थोड़ा सा इसको अपने माइंड में रख लीजिएगा। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि पहचान एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमें देखना है, तो युवा और पहचान का विकास किस तरह से हुआ ये देख लीजिए, ठीक है ना। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें लेंगे। पहचान के सामाजिक आधार क्या है। अब सामाजिक आधार का मतलब क्या होता है कि समाज के स्तरीकरण के भी कई सतह होते हैं, जैसे नस्ल के आधार पर पहचान होती है, जात के आधार पर पहचान होती है, और फिर जातीयता, जाति, वर्ग, धर्म,
यौन यानी लिंग, अभिरुचि, आय, इन सभी के आधार पर पहचान होती है। तो जब नस्ल और जातीयता जात का सवाल आता है तो इसमें यह ऐसा एक मानव समूह है ना जिसमें हम कह सकते हैं कि नस्ल जात के आधार पर, यानी कि हम इसको अपने बॉडी से डिफाइन कर सकते हैं, शरीर से, कि आपका कलर कैसा है, आपके जैसे नस्ली लोग जो होते हैं, ठीक है ना, आप जैसे साउथ इंडियन के लोगों को देखिए, सॉरी साउथ अफ्रीका के लोगों को देखिए, वेस्ट इंडीज के लोगों को देखिए, न्यूजीलैंड के लोगों को देखिए, और इधर आप दूसरी तरफ थोड़ा सा देख सकते हैं ब्रिटेन के, इंग्लैंड के लोगों को। ये अलग ही पहचान एक आती है, इनकी पहचान अलग है, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किस कंट्री के लोग हैं। तो ये हो जाता है एक नस्ल इनकी होती है। तो इनको हम रंग से, चेहरे की बनावट से पहचान पाते हैं। अब जैसे वेस्ट इंडीज के लोगों को देखिए तो होंठ बिल्कुल निकले निकले बड़े से होते हैं, झूलते हुए होते हैं, बाल घुंघराले होते हैं, ब्लैक कलर होता है। तो ये उनकी पहचान है। तो ये नस्लीता पहचान होती है, जातीयता होती है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर भी हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। ब्लैक के रूप में होगा तो एक ग्रो अमेरिकन आ गए जो वहां पे ब्लैक मिलते हैं, अमेरिका में गोरे लोग भी मिलते हैं। तो ये नस्ली पहचान होती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली पहचान हो जाती है। तो नस्ली, जातीयता या फिर जात के आधार पे पहचान हो जाती है, ठीक है ना। ओके, चलिए फिर वर्ग हो जाता है। तो एक वर्ग के रूप में भी मनोवैज्ञानिक पहचान होती है, ठीक है ना। अब वर्ग के रूप में कैसे पहचान हो जाएगी, सपोज दैट मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना, आप पुलिस में हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, किसी भी चीज में है, तो इनसे आपकी एक पहचान बन जाती है, ठीक है ना। तो जैसे आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं तो उससे आपकी एक पहचान बन गई। तो ये सभी चीजें वर्ग के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो ये वर्ग में डिफाइन हो गया, अलग हो गया, राइट। फिर इसी तरह से धर्म के आधार पे आपकी पहचान बनती है। आप किस धर्म के हैं, आप जिस धर्म के होंगे, जिस रिलीजन्स के होंगे, आपकी पहचान उससे बन जाती है, ठीक है। तो धार्मिक पहचान हो जाती है हमारी। फिर लैंगिकता होती है। तो एक यौन पहचान यानी यौन के रूप में जानना, ठीक है ना। तो एक लैंगिकता, जेंडर जिसे हम कहते हैं, तो नस्ल होता है, उसकी संस्कृति होती है, अपनी धर्म होती है। तो इसके माध्यम से भी जो व्यक्ति है पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, ठीक है। चलिए, जैसे एक प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी कई पहचाने हैं। आप एक विशिष्ट लिंग के हैं, जेंडर के रूप में। आयु के ऐसे व्यक्ति हैं, इस आयु के आप व्यक्ति हैं तो एक 10 साल या 12 साल या 18 साल के व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान हो सकती है। आपकी एक जाति होगी जो निश्चित होगी, आप उस जात के रूप में पहचाने जाते होंगे। आपकी एक संस्कृति होगी, हो सकता है हिंदू संस्कृति हो या मुस्लिम संस्कृति हो, ईसाई, जो भी आपकी संस्कृति, आप उस रूप में पहचाने जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से पहचान होती है, ठीक है ना, राइट। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है कि ब्राह्मण जात की व्याख्या सामाजिक रूप से शक्तिशाली जातिगत पहचान के रूप में जानी जाती है। अगर ब्राह्मण कह दिया, ओ आप ब्राह्मण है, बहुत ऊंचे हैं। लेकिन वहीं पे यदि आप शूद्र निकल गए तो शूद्र की पहचान कैसे की जाती है, अत्याचार, लांछन के रूप में, निम्न जाति के रूप में, सबसे गिरे हुए जात के रूप में। तो ये पहचान है। पुरुष और महिला की पहचान होती है, गोरे काले की पहचान, अमीर गरीब की, हिंदू मुस्लिम की, से असम लैंगिक, विषम लैंगिक की, ये सभी पहचान होती है जो जाने जाते हैं। तो इस तरह मानव अपनी सभी पहचानों के संबंध में स्वयं को कठिन परिस्थितियों में पाता है, ठीक है ना। कुछ मायनों में शक्ति संपन्न पाता है अपने आप को, तो कुछ मायनों में शक्तिहीन पाता है, कमजोर पाता है, ठीक है, राइट। और कहीं कहीं पे व्यक्ति क्या होता है कि किसी व्यक्ति पर उसकी पहचान हावी हो जाती है, ठीक है ना, राइट। चलिए, इतना काफी है। ओके, अब जो व्यक्ति शक्ति पर संपन्न होता है वो दूसरों पे हावी हो जाता है, उसके साथ गलत काम करने लगता है। जो व्यक्ति शक्तिहीन होता है, कमजोर होता है, वो दबना सीख जाता है। तो ये क्या है, ये पहचान ही है, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी उसकी पहचान होती है। चलिए, ओके, पहचान पर एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखूंगी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको 100% तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर पहचान पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ सिद्धांत नीचे दिए गए हैं जिनके आधार पर इसको पढ़ना होगा। पहले प्रकृत्यात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये जो सिद्धांत होता है इसका मूल आधार क्या होता है, समाजशास्त्री सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। यानी
जिसमें लोग वस्तुओं के प्रति व्यवहार और इनके मूर्त गुणों के आधार पर नहीं बल्कि इन वस्तुओं का उनके लिए क्या अर्थ है इस आधार पर करते हैं। तो यदि मान लीजिए वस्तुओं के प्रति यहाँ पर व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके मूर्त गुणों को नहीं देखता है बल्कि वस्तुओं का अर्थ क्या निकल रहा है, उसके लिए मायने क्या है, उसके आधार पर वो व्यवहार करता है। सपोज दैट आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक पुरानी मेज को फर्नीचर का बेकार टुकड़ा भी समझा जा सकता है क्योंकि वो पुरानी मेज है, ठीक है ना। तो एक वो बेकार टुकड़ा समझ गया। यह सहेजने योग्य यादगार भी समझा जा सकता है, जैसे कि पुरानी हो गई तो बेकार भी हो सकता है कि अब इसे फेंक दिया जाए, या फिर पुरानी हो गई तो हमारे लिए बहुत कीमती है बिकॉज इसके साथ मैंने टाइम बहुत स्पेंड किया है, मेरे लिए कहना चाहिए कि अविस्मरणीय है, इसके साथ मेरी यादें बहुत जुड़ी हुई है, तो ये मेरे लिए यादगार हो गई। तो ये होता है यहाँ पर प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद, ठीक है। तो मनुष्य में पुनः श्रम के बारे में विचार करने की क्षमता होती है और इसलिए वे श्रम को वस्तुओं के रूप में लेते हैं और वे स्वयं का जायजा लेते हैं, परखते हैं, खुद का आकलन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और भविष्य के लिए निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने की योजना बनाने में सक्षम होते हैं। स्वयं के अस्तित्व के बारे में कहना चाहिए कि आत्म जागरूक होते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं, अपने आप में निर्णय लेने में सहायक होते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसे में व्यक्ति एक वस्तु के तौर पर उभरता है, ठीक है, राइट। यही है आपका प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद और ये आपका आता है आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष के अंतर्गत। तो हो सकता है क्वेश्चन में अलग से भी पूछ दे प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद से क्या समझते हैं, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट, ओके। चलिए यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है C.H. फूले के माध्यम से, ठीक है ना, द्वारा उन्होंने कहा कि सामाजिक आत्म यानी शीशे में दिखने वाले आत्म की अवधारणा है, यानी उन्होंने कहा कि अन्य लोग वह दर्पण है जिनमें हम स्वयं को देखते हैं, किसी दूसरे में अपने आप को देखें और वह स्वयं को एक वस्तु के रूप में प्रतिबिंबित करते हैं यानी दर्शाते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की भूमिका अपना लेते हैं और खुद को दूसरे के दृष्टिकोण से देखते हैं। और ये प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है, प्रोसेस जो होती है कि जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, तो आकृति और पोशाक देखते हैं, अपना चेहरा देखेंगे और साथ में अपने कपड़े देखेंगे, ठीक है ना, तो हम उसमें रुचि रखते हैं, हमारा उसमें इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो हमारा है। और कभी हम प्रसन्न दिखते हैं तो कभी हम खिन्न हो जाते हैं कि आज हम अच्छे क्यों नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। यह उसके अनुसार क्यों होता है, हम जो देखते हैं हम वह हमें पसंद है या नहीं है। तो जब हमें वो चीज पसंद आती है तो हम खुश होते हैं और जो हमें पसंद नहीं आती तो हम खुश नहीं होते हैं। तो ये चीजें आत्मा से उत्पन्न होती है, इसीलिए से आत्म विचार कहा जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के लिए अपने रंग रूप की कल्पना करते हैं, अपने रंग रूप के बारे में हम उसके निर्णय के बारे में कल्पना करते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें आती हैं प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद के अंतर्गत, तो देख लीजिएगा इसे। और साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंतर्गत पहला। इसी के अंतर्गत दूसरा है सामाजिक पहचान सिद्धांत क्या है, ठीक है ना, राइट, ओके। सामाजिक पहचान सिद्धांत जो है, सामाजिक पहचान सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान उस विशाल सामाजिक पहचानों से निर्मित हो जो विभिन्न सामाजिक श्रेणियों जैसे वर्ग, जाति, लिंग और इनसे, और जैसे कि शैक्षणिक संस्थान, गैर शैक्षणिक गतिविधियां जो होती है इनसे चलती है। यानी सामाजिक पहचान जो सिद्धांत होता है, ये सामाजिक पहचान, हमारी सामाजिक पहचान यानी समाज से बनती है। और समाज के अंतर्गत क्या चीजें होती हैं, समाज की श्रेणियां होती हैं जिसमें हम रहते हैं, वर्ग है, जाति है, लिंग है यानी जेंडर है, सभी चीजें होती हैं। जहां हम पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, तो इनसे होती है। और ये सभी जो पहचानें होती है ना, सक्रिय या विशिष्ट नहीं होती है, बल्कि किसी भी निश्चित समय पर सामाजिक पहचान विशेष सामाजिक संदर्भों के तहत बनी हुई होती है। कुछ पल के लिए भी हो सकती है और कुछ लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकती है। मतलब क्रिकेट मैच के दौरान भारतीय प्रशंसक होना और पहचान के सकारात्मक मूल्य का शक्तिशाली और शायद सार्वभौमिक मकसद व्यक्ति का आत्मा के बारे में बेहतर सोचने का उद्देश्य है। अब मान लीजिए फॉरेन में कहीं मैच हो रहा है और आप वहां पे बैठे हुए हैं, इंडिया का मैच हो रहा है और आप देख रहे हैं, तो वहां पे अपनी एक पहचान एक भारतीय दर्शक के रूप में होगी और आप वहां पे गौरवान्वित फील करेंगे क्योंकि वहां पे इंडिया का मैच चल रहा है और आप उसे देख रहे हैं और बाहर विदेश में बैठ करके, तो ये एक अपनी वहां पे आपकी पहचान बन गई। ये सामाजिक पहचान है, ठीक है ना, ओके, राइट। और यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो सकारात्मक सामाजिक पहचान है उसका उद्देश्य हमारे ज्यादातर सामाजिक व्यवहार को प्रेरित करता है, यानी हमारे व्यक्ति के
आसपास ही घूमता है, समूह से संबंधित होता है, सामाजिक समूह से संबंधित होता है, ठीक है ना, राइट। और जो सकारात्मक सामाजिक पहचान है वो इन ग्रुप यानी आउटपुट, इन दोनों के संबंध के अंतर्गत देखा जाता है। तो ये हुआ हमारा आपका सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक युवा में सामाजिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हम वो देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, ओके और इसमें क्या हो सकता है देखते हैं, इसमें है या शायद दूसरी यूनिट आएगी हमारे लिए। सारांश आ गया है, मतलब इसमें आपके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, तो हमने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूनिट जो है 4 हम ले लेते हैं, ठीक है, राइट। अब यूनिट 4 आएगी शिक्षा, कैरियर और हम उम्र समूह, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ओके चलिए एक हमें यहाँ पे चीज मिल गई और वो एक सिद्धांत है जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। कैरियर, विकल्प और अभिमुखीकरण, इसके अंतर्गत ना एक इसमें सिद्धांत दिया हुआ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उस सिद्धांत को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कैरियर, पसंद और अभिमुखीकरण है, तो यहाँ पे 2 परिदृश्य दिए हुए हैं, ठीक है ना। यानी स्मिता अपने पिता की तरह डॉक्टर बनना चाहती थी और गरीब लोगों की मदद करना चाहती थी, परंतु उसकी माँ जो हाई स्कूल में अध्यापिका थी उसने बताया कि मेडिकल शिक्षा में बहुत लंबा समय लगता है, चूंकि वह लड़की है इसलिए उसकी शादी और अन्य चीजों में देरी हो जाएगी, अतः उसे डॉक्टर बनने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। अब दूसरा यहीं पे दिया हुआ है कि राहुल संगीतकार बनना चाहता था, लेकिन उसने शिक्षा परीक्षा में बेहद अच्छे अंक और बढ़िया स्थान हासिल किया, इसलिए उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे और उन्होंने अब उसका दाखिला इंजीनियरिंग में करवा दिया। 2 कहानियां दी हैं और बिल्कुल अलग अलग, एक कैरियर के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है ना, राइट। 2 परिदृश्य दिए हुए हैं। अब ये जो 2 दृश्य दिए हुए हैं इनमें लिंग, परीक्षा के अंक, माता पिता, हम उम्र साथियों का दबाव और कैरियर की स्थिति ऐसे कारक है जिनके बारे में कैरियर संबंधी निर्णय लेने के दौरान ये सबसे पहले विचार किए जाते हैं। जैसे लड़की थी इसलिए, और लड़की की शादी करना सही उम्र पे करना जरूरी होता है, इसलिए उसको डॉक्टर नहीं बनने दिया गया, उसकी माँ ने उसको बताया, तो यहाँ पे लिंग आ गया। दूसरा चीज यहाँ पे दबाव आया दूसरे वाले में, क्योंकि राहुल संगीतकार बनना चाहता था लेकिन परीक्षा में उसके अंक अच्छे आए, उसने अच्छे मार्क्स आ गए, तो उसके पिता ने उसको इंजीनियरिंग में दाखिला करवा दिया कि इतने अच्छे मार्क्स लेके तुम संगीतकार बनोगे, तुम्हें तो इंजीनियरिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे फैमिली का दबाव आ गया। ये 2 चीजें हुई जो कैरियर में जनरली सामने आती हैं। तो कैरियर की पसंद 2 स्थितियों पर निर्भर करती है। एक तो वैकल्पिक कैरियर, विकल्पों की उपलब्धता जो श्रम बाजार, अर्थव्यवस्था, व्यक्ति की शिक्षा, कौशल आदि और लैंगिक भेदभाव पर निर्धारित होती है और इनसे प्रभावित होती है। और दूसरी जो होती है ना, व्यक्ति की प्राथमिकता, जो दृष्टिकोण होता है, योग्यता, रुचि, व्यक्तिगत, समकक्षी दबाव, ये सभी चीजें इसमें आता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ठीक है ना। ओके, तो कैरियर के पसंद संबंधी अध्ययनों में कारकों का सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण कॉम्पेटर और फोस्टर का है, ठीक है ना, यहाँ पे रखा गया है। इन्होंने 3 कारक माने हैं, एक आंतरिक कारक यानी नौकरी में रुचि, काम में संतुष्टि, और दूसरा बाह्य कारक नौकरी की उपलब्धता, वेतन, कैरियर की स्थिति, तीसरा अंतर्वैयक्तिक कारक माना है जिसमें समकक्षी दबाव, पारिवारिक रिश्ते आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका हॉलैंड का व्यवसायिक, व्यक्तिगत और कार्य वातावरण सिद्धांत, और ये आपका क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हॉलैंड का व्यवसायिक व्यक्तित्व और कार्य वातावरण संबंधी सिद्धांत। तो क्वेश्चन हॉलैंड का व्यवसायिक व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत भी पूछ सकता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। अब जो आपके राइटर हॉलैंड है उन्होंने व्यवसायिक व्यक्तित्व और कार्य वातावरण सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत यह बताता है कि लोग अपने व्यक्तित्व वर्गीकरण के अनुकूल कैरियर विकल्प चुनते हैं, ठीक है ना, राइट। यानी व्यक्तित्व वर्गीकरण के अनुकूल जो उनका व्यक्तित्व, जो उनकी पर्सनालिटी होती है, उसी के अनुसार वो कैरियर चुनते हैं। तो हॉलैंड ने कहा कि लोगों को इन 6 व्यक्तिगत श्रेणियों के सम्मिश्रण से चिन्हित किया जा सकता है। यानी अब उन्होंने 6 श्रेणियां बना दी व्यक्तित्व को पहचानने की कैरियर के लिए, ठीक है। पहला उन्होंने क्या रखा, पहला उन्होंने रखा यहाँ पर यथार्थवादी, ठीक है। दूसरा रखा अन्वेषक, तीसरा कलात्मक, चौथा सामाजिक, 5वां उद्यमी और 6ठा पारंपरिक रखा। 7 उन्होंने बनाया शायद ना, सॉरी। और
ठीक है, ओके, सही है। तो व्यक्तित्व श्रेणियां उन गतिविधियों के अनुसार बदलती रहती हैं जो किसी व्यक्ति की क्षमताओं और दक्षताओं से संबंधित होती हैं। यानी व्यक्ति में कौशल कितना है, उसमें कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से जो व्यक्तित्व श्रेणियां होती हैं, जो भी ऊपर हमने बताया, वो बदलती हैं। कैरियर लेने के निर्णय बदलते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि यथार्थवादी व्यक्तित्व श्रेणी में व्यक्ति व्यवहारिक, उत्पादक और ठोस मूल्य होते हैं, ठीक है ना, यथार्थवादी में। और इन व्यवहारों के कारण मशीनों, औजारों और सामग्रियों के इस्तेमाल में सक्षमताएं पैदा होती हैं। तो जो जिसका व्यक्तित्व यथार्थवादी होता है वो व्यक्ति बिजनेसमैन बनता है, ठीक है ना, बिजनेस और उसका रुझान होता है, ठीक है ना। तो उसके व्यवहार के कारण मशीन, औजार, इन सामग्रियों को, मतलब उसमें जो कौशल होता है वो बिजनेस को लेकर के होता है, जो भी कौशल स्किल पाई जाती है। और अन्वेषक व्यक्तित्व जो दूसरा वाला आ गया श्रेणी में, ज्ञान के प्रलेखीकरण के उद्देश्य से विश्लेषणात्मक या बौद्धिक गतिविधियों और आम समस्याओं के समाधान समझने से जुड़ी हुई होती है। यानी अब अन्वेषक यानी खोज वाला हो गया। तो खोज का मतलब यही होता है कि वो व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, उसमें बुद्धि ज्यादा होगी और जो समस्याएं होंगी उनको समाधान करने की क्षमता उसमें ज्यादा होगी, ठीक है। जो कलात्मक वाला व्यक्तित्व होगा, जिसमें कलात्मक व्यक्तित्व होगा श्रेणी का व्यक्ति, उसमें नवीन और रचनात्मक क्षमताएं होती हैं। यानी नई चीज करने की, अर्जन सर्जन करने की क्षमता उसमें होती है, ठीक है ना। जैसे भाषा, कला और संगीत वगैरह हो जाता है, तो ये कलात्मक से हो गया। फिर सामाजिक श्रेणी में क्या होता है, सामाजिक श्रेणी के लोगों में अन्य लोगों के साथ उन्हें प्रशिक्षित करने, मदद करने, यानी समाज की मदद करने, जैसे बोलते हैं ना कि समाज की मदद करना, समाज में रह रहे लोगों की मदद करना, तो उन्हें ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना, उनकी हेल्प करना, ये लोग सामाजिक श्रेणी वाले लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे लोगों को डिवाइड किया गया इतने पार्ट में, और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षण और परामर्श जैसे काम भी देते हैं और उसमें अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। जो उद्यमी श्रेणी के लोग होते हैं ना, जनरली वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें औरों को प्रभावित करने की आवश्यकता होती है, जो और लोग देख के उनको उनकी ओर अट्रैक्टिव हो, प्रभावित हो। और इन व्यवहारों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, नेतृत्व यानी लीडर का और उद्यमशीलता, दक्षताओं का यानी कि क्षमता का विकास होता है, स्किल का विकास होता है। तो पारंपरिक श्रेणी के लोग आंकड़ों से संबंधित गतिविधियों की तरफ आकर्षित होते हैं और जिनके परिणाम स्वरूप लिपिकी और व्यवसायिक दक्षताओं का विकास होता है, लिपिक वगैरह बनते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यथार्थवादी व्यक्तित्व हो गया, तो ये चीज हो गया, मशीनरी, भाग दौड़ और सकलकल पुर्जे वस्तुओं के साथ काम पसंद करना, निकाल कर खाने स्थापित करना, मार्केट बाजार वाला काम करना इनको पसंद होता है। अन्वेषक, इन्वेस्टिगेटिव वाले क्या करते हैं, गणित विज्ञान, जो गणित विज्ञान साइंस और मैथ लेते हैं वो अन्वेषक के रूप में आते हैं, और ठीक है ना, जो भी समस्याएं होती है उनको चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं और नए नए ये खोज करते हैं, ठीक है ना, राइट, साइंटिस्ट वगैरह बनते हैं, ठीक है ना, थीसिस वगैरह, शोध वगैरह करते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। फिर पारंपरिक वाले में क्या होता है, पारंपरिक वाले में लिपिकी और गणितीय संबंधी क्षमताएं इनमें आती हैं, बंद कमरों में काम करते हैं, ठीक है ना, लोगों और विचारों को या शब्दों संख्याओं पर ध्यान करते हैं। कलात्मक में रचनात्मक, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है, वस्तुओं के बजाय विचारों को पसंद करते हैं, जो भी ऊपर बताया वही सभी चीजें यहाँ पर बताई गई, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, व्यवसायिक पसंद का सिद्धांत हालैंड का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन 6 चीजों को रट लीजिएगा, ठीक है, राइट, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब ये ना हालैंड ने कैरियर रुझान के 2 प्रकार बताए, एक प्रोटियन बताया यानी नया कैरियर रुझान, और दूसरा पारंपरिक बताया, पारंपरिक यानी कि जो बहुत पहले से चला आ रहा हो। तो हाल ने अपनी 1976 में प्रोटियन कैरियर की व्याख्या की, और हाल के अनुसार प्रोटियन कैरियर वह कैरियर है जिसमें संगठनात्मक के बजाय स्वयं के व्यक्तित्व पर, मूल्यों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम पारंपरिक की बात करते हैं तो पारंपरिक का मतलब होता है परंपरा से चल रहे हैं कैरियर, ठीक है ना, और जैसे इसमें वेतन देखा जाता है, सम्मान देखा जाता है, पदोन्नति वगैरह देखी जाती है, ठीक है, जो परंपरा से हमारे जुड़े हुए होते हैं, तो ये हो जाता है। इसको देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। अब यहाँ पे आपके लिए क्या है, सॉरी, चलते चलते समकक्षी समूह का समाजीकरण तंत्र क्या कहलाता है। समकक्षी यानी समेज वाले, आपके साथ जो रहते हैं, पढ़ते हैं, और
सामाजिक तंत्र का मतलब होता है जब आप समाज से घुल मिल जाते हैं, उसके संस्कृति से, उसके मूल से, उसके रीति रिवाज से, परंपराएं से अच्छी तरह से वाकिफ हो जाते हैं, पहचानने लगते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सामाजिकरण कहलाता है, ठीक है ना, राइट। तो समकक्षी समूह परिवार और स्कूल के प्रभाव से परे सामाजिकरण में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण एजेंट है, और समकक्षी निश्चित तंत्रों के माध्यम से एक दूसरे में सामाजिकरण करते हैं, जैसे सुदृढ़ीकरण करना, मॉडलिंग, दंड और प्रशिक्षुता। ये 3-4 चीजें इसमें देखी गई हैं। अब इन चारों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है ना। शुद्धिकरण क्या होता है, यानी बच्चे और युवा दोनों चाहते हैं कि उनके व्यवहार, जैसे कपड़ों की समझ, भाषा, शैक्षिक निष्पादन, रुचियां, जो मूल्य भी हैं उनको स्वीकार किए जाए और उनको माना जाए। और इसी तरह बच्चे और किशोर जो होते हैं ना, जो उनके हम उम्र के लोग होते हैं, उनके व्यवहार को स्वीकार किया जाए, ठीक है ना। तो व्यवहार किसी अन्य दोस्त के प्रति दया भावना या आक्रामकता का कार्य हो सकता है। जो बच्चा चाहता है कि उसके दोस्त के व्यवहार को स्वीकार किया जाए, तो उसके दोस्त का जो व्यवहार है वो सही भी दया भावना का भी हो सकता है, दूसरों को भी दया रखना, या आक्रामकता का भी, गुस्से का भी हो सकता है, ठीक है, राइट। इसमें रहस्य, प्रशंसा है, खेल गतिविधियां सभी शामिल की जाती हैं। फिर मॉडलिंग, बच्चे और युवा मॉडलिंग और नकल के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो पुनः मॉडलिंग के कई क्षेत्र हैं, जैसे ड्रेसिंग का तरीका, बातचीत का तरीका, पढ़ाई और मनोरंजन, ये सभी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों को व्यवहारों की मॉडलिंग करते हुए व्यक्ति नए व्यवहार सीख लेता है, खान पान के तरीके, संगीत सीखता है, कुछ नई चीजें सीखता है, कड़ी मेहनत करता है, ठीक है ना। उसके दृष्टिकोण, नए नए दृष्टिकोण आते हैं, देखने का नजरिया बदलता है, हार्ड वर्क को करता है, कड़ी मेहनत करता है, ठीक है ना, राइट। और लिव इन रिश्तों के लिए, रहने के लिए स्वीकृत भी लेता है। तो मॉडलिंग किसी और को देखकर जो होता है ना, उसको देखकर और परिणामों को सीखने का अवसर देती है। आप किसी को देखते हो और कहते हो नहीं ये तो बहुत अच्छा रह रहा है, रह रही है, कर रहा है, तो हम भी वही करेंगे, और आप भी वही करने की कोशिश करते हो। तो किसी से लड़ने झगड़ने पर सजा मिलती है, लोग उन साथियों के व्यवहार को मॉडल करते हैं और जिससे बाकी लोग प्रशंसा करते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, समकक्षी समूह का सामाजिकरण तंत्र, ठीक है ना। और फिर आ गया हमारा दंड, अब पनिशमेंट आ गया, यानी अब समकक्षी दंड के माध्यम से अपने हम उम्र को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए साथ में आप खेल रहे हो, आप नाराज हो गए और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो कुछ दिनों से, ठीक है ना, या बहिष्करण करके, उनका साथ छोड़ करके, या शारीरिक आक्रामकता दिखा के, मारपीट करके, चिढ़ाकर, धमकाकर, डराकर, ठीक है ना, इन चीजों के माध्यम से, ठीक है, राइट। तो शारीरिक विशेषताएं, कम ऊंचाई, त्वचा का रंग, मोटापा, शारीरिक अक्षमता, शैक्षणिक योग्यता, यानी सीखने में या किसी चीज को कैपेसिटी जल्दी से कैच करने में प्रॉब्लम हो रही है, शारीरिक कौशल यानी कमजोर, खेल कूदी रुचि न लेना, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अदरवाइज इस यूनिट में आपके 2 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये यूनिट भी आपकी फिनिश्ड हो गई। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में, ठीक है ना, ओके। और जो मैं बता रही हूँ उतना पढ़ लीजिए 100%। अब युवा संस्कृत, मीडिया और वैश्वीकरण आ गया। वैश्वीकरण इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% एक क्वेश्चन वैश्वीकरण से पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा युवा संस्कृत क्या है, युवा संस्कृत की विशेषताएं लिखिए, और युवा और वैश्वीकरण, इन 2 चीजों को हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना, राइट। चलिए देख लेते हैं युवा संस्कृत क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। युवा संस्कृत को समझने से पहले संस्कृत को समझ लें, क्या किस संस्कृत है क्या, ठीक है। तो संस्कृत क्या है, संस्कृत हम मूल्य है, प्रथा है, रीति रिवाज है, हमारा विश्वास है, ठीक है ना। और ये जो संस्कृत है ना, जो अपनेपन का एहसास दिलाती है कि हमारी है ये, ठीक है ना। तो जैसे कपड़े पहनने के विशिष्ट तरीके, बोलने का तरीका, खेलने का तरीका, खाने का, रहने का, ठीक है ना, ये सभी हमारी संस्कृति को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो इससे संस्कृत पहचानी जाती है। हमने देखा कोई सिर पे साफा बांधे हुए, पगड़ी बांधे हुए हैं, और तो हम समझ जाते हैं सिख हैं। हमने देखा कि कोई नीचे लुंगी पहने हुए हैं और ऊपर शर्ट, तो हम समझ जाते हैं केरली साउथ, मतलब इनसे। अब डोसा खाना, इडली खाना, तो ये क्या हुआ, खाने से, व्यंजन से संस्कृत पता चलती है, लैंग्वेज से पता चलती है, तो ये संस्कृत होती है, ठीक है ना, राइट। तो युवाओं के सामाजिक अनुभवों की सामूहिक अभिव्यक्ति होती है और उनकी अपनी संस्कृति की विशेषता देती है। अब जैसे संस्कृत जो है
काले संस्कृति, हिप्पी पीढ़ी, ठीक है ना, श्रमिक वर्ग, आज सभी इसके उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। तो युवा संस्कृति के भीतर उप संस्कृतियां भी हैं, युवा संस्कृति के भीतर उप संस्कृतियां भी हैं, और शोधकर्ताओं में युवा संस्कृति के एक समान होने पर मतभेद है, ठीक है ना, राइट। जैसे युवा पहचान, लिंग, वर्ग, जाति, विशिष्ट संस्कृतियां, इनसे भी ये प्रभावित होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लड़कियों में लड़कों की तुलना में सामाजिकता का तरीका अलग है। लड़कों को कभी नहीं सिखाया जाता है, लेकिन लड़कियों को ऑलवेज सिखाया जाता, उठना बैठना खाना पीना रहना, ठीक है ना। झुग्गी झोपड़ी के युवाओं का सामाजिक संपर्क और कामकाज का तरीका शहरी और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले युवाओं से अलग होता है। तो झुग्गी झोपड़ी वालों की संस्कृति अपनी अलग हो जाती है, और शहर और में रहने वाले लोगों की संस्कृति, गांव में रहने वाले लोगों की संस्कृति अलग हो जाती है। तो इस प्रकार युवा संस्कृति को समझने के लिए सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना होता है। 2 एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं, जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं युवा संस्कृति को समझने के लिए। तो युवा संस्कृति के विकास में आयु का भी महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। अब किस तरह से इसका रोल होता है, तो युवावस्था बचपन से किशोरावस्था, किशोरावस्था से वयस्कता में बदलती है, और बच्चों और किशोरों के रूप में विद्यालय प्रक्रिया का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह शुरू हो जाता है, और वे अपने माता पिता सदस्यों पर निर्भर होते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि युवा संस्कृति क्या है, जो हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया। अब युवा संस्कृति की हम यहाँ पर क्या बात देखते हैं, यहाँ पे विशेषताएं देख लेते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ओके, चलिए युवा संस्कृति की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता पीढ़ीगत चेतना, ठीक है ना, यानी कि युवा संस्कृति को पीढ़ीगत चेतना की भावना से देखा जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब उदारीकरण हुआ 1991 में, उदारीकरण के बच्चे, जब उदारीकरण हुआ और उदारीकरण के बाद जो आर्थिक सुधार हुआ, उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए, उनको भारतीय बच्चों की एक पीढ़ी है वो, ठीक है ना, पैदा हुए बच्चे। और वे ऐसे समय भारत में पैदा हुए थे जब दुनिया के लिए अर्थव्यवस्था के खुलने के कारण व्यापक आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन हुए। जैसे बोलते हैं कि हम 21वीं सदी के हैं, ठीक है ना, हम 21वीं सदी के बच्चे हैं। तो क्या हुआ ये, यानी एक उनको नया पहचान मिला। अब ये 21वीं सदी की एक पीढ़ी चल गई, ठीक है ना। आगे भी आप जाओगे तो आप यही बोलोगे कि हम 21वीं सदी के बच्चे हैं कोई, ठीक है ना। तो जब किसी पर्टिकुलर चीज से कोई चीज जानी जाए, वो होता है पीढ़ीगत चेतना। तो ये उदारीकरण की पीढ़ी उनमें पहले के लोगों से अलग है, क्योंकि उन्होंने आत्मसंयम और समाजवाद का संरक्षणवाद, यानी अब देखिए उदारी पीढ़ीगत चेतना मतलब एक जो जनरेशन आती है उसकी अपनी थिंकिंग, अपनी थॉट अलग होती है। उस समय की जनरेशन ने, उस समय की पीढ़ी ने जो चीज देखा होगा, हो सकता है थोड़ी गरीबी देखी हो, अनडेवलपमेंट चीजें देखी हो, सभी चीजें इतने अच्छे से ना देखी हो जो आज के टाइम में है। यही होता है पीढ़ीगत चेतना। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि अब विभाजन की हिंसा, आपातकाल, राजनीतिक उत्पीड़न, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इजीली समझ लीजिए कि जब देश आजाद नहीं था, उस समय के जो लोग थे वो उनकी पीढ़ी थी। उन लोगों ने जो चीजें देखा, जो भुगता, जो जाना। अब आज की न्यू जनरेशन हम लोग हैं, तो ये हम लोग की पीढ़ी है। हम लोग उन चीजों को फील नहीं किए हैं, लेकिन पढ़ के फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फील नहीं किया उस चीज को, और उन लोगों ने फील किया। ये पीढ़ीगत होता है, ठीक है ना, पीढ़ी के हिसाब से, यानी बाय जनरेशन जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो जिस जनरेशन में होता है, उस जनरेशन की चीजों को जीवंत करता है, देखता है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं। फिर वर्ग विशिष्ट संस्कृति और लिंग के साथ युवा जीवन शैली का संबंध। युवा संस्कृतियां अक्सर किसी वर्ग विशिष्ट या विशिष्ट संस्कृति और लिंग से उपजे प्रतिरोध की अभिव्यक्तियां होती हैं। सपोज दैट 19वीं शताब्दी में ऑस्ट्रेलिया में वर्ग आधारित युवा संस्कृति का एक उदाहरण यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है ना, लारिकनवाद था, ठीक है ना। क्या था? लारिकनवाद। लारिकनवाद क्या कहलाता है? इसका मतलब होता है मजदूर वर्ग के उन युवाओं से जिनकी सिडनी प्रेस और पुलिस द्वारा काफी आलोचना की गई थी, क्योंकि वे अपमान, शारीरिक हमले, घृणा दंगे के रूप में मानवीय हस्तक्षेपों के हमले करते थे और गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करते थे, ठीक है ना। तो लारिकिन संस्कृति जो है, और जो उस समय के द्वारा अति लैंगिकता और चटक वेशभूषा, शराब पीना, नृत्य, जुआ, हिंसक खेलों जैसे से, मतलब लारिकिन संस्कृति जो थी उसकी एक अलग पहचान थी। देखिए, यानी कि आप कह सकते हैं मॉडर्न होना,
वो शराब पीते थे, बहुत चटक वाले मतलब बहुत तड़कीले कपड़े पहनते थे, डांस करते थे और जुए वगैरह खेलते थे, हिंसा करते थे, लड़ाई झगड़े, मारना, कत्लेआम, ये सभी चीजें, दंगे फैलाना, ये सभी काम उनका होता था। ठीक है ना, एक गिरोह था। ठीक है, तो ऐसे संगठन की संस्कृत के रूप में, तो इनको एक संस्कृत के रूप में ही देख लिया गया क्योंकि एक संगठन था। आप नस्लवाद ले लीजिए, आप एक तरह से बोल दीजिए नस्ली वाले जो होते हैं, ये लोग होते हैं, ये क्या है, इनका एक संगठन होता है, संस्कृत होता है, उसी को वो फॉलो करते हैं। ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर स्मिथ ने बताया कि लार्किंस बेहतर मजदूरी सुविधा और काम के समान अनुभव को सुधारने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, बल्कि वे पूंजीवादी कार्य नैतिकता को ही खारिज कर रहे थे। तो ये हुआ वर्ग विशिष्ट संस्कृत। ठीक है ना, और लिंग के साथ युवा जीवन शैली का संबंध। फिर विशिष्ट संस्कृत आधारित युवा संस्कृत। अब ये विशिष्ट संस्कृत और युवा संस्कृत क्या है? तो विशिष्ट संस्कृत और आधारित युवा संस्कृत का एक अन्य उदाहरण जो है हिप हॉप है, और ये अफ्रीकी प्रवासियों का काव्य संगीत है, गाना है। ठीक है ना, और नस्लवाद और भेदभाव के खिलाफ अफ्रीकी वंशज के युवा की अभिव्यक्ति, जो अफ्रीका में अफ्रीकी जो वंशज है, अफ्रीका में रहने वाले के जो युवा लोग हैं अभी के, उनकी अभिव्यक्ति है किसके माध्यम से? गाने के माध्यम से, हिप हॉप के माध्यम से। ठीक है ना, तो ये विशिष्ट और आधारित युवा संस्कृत है, सॉरी युवा संस्कृत। तो युवा संस्कृतियां लिंग आधारित भूमिकाओं और युवाओं के अभिव्यक्त का माध्यम होती हैं। जैसे मोटरसाइकिल समूह इस बात के उदाहरण है कि किस तरह मोटर बाइक का इस्तेमाल एक विशेष तरह के पौरुष को व्यक्त करता है, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो सिर्फ कौन चलाता है? पुरुष चलाता है, तो वो पौरुषता को दिखाता है। ठीक है ना, पुरुष के। राजनीतिक सांस्कृतिक युवा समूहों में स्त्रियों की उपस्थिति पर बहुत कम काम उपलब्ध है। अब यहाँ पे राजनीति में भी देखा जाए तो स्त्रियां बहुत कम है, पुरुष ही उनको संभाल के रखे हैं। ठीक है ना, तो ये कहलाता है यहाँ पर विशिष्ट संस्कृत और युवा संस्कृत। ठीक है, ओके। लेकिन आजकल सभी में स्त्रियों की भागीदारी जो है वो बन रही है, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो। प्रति संस्कृति, काउंटर कल्चर, यानी युवा संस्कृति को अक्सर प्रमुख संस्कृति के प्रतिरोध के रूप में चिंतित करना। जो मेन उनकी संस्कृति होती है जस्ट उसके अपोजिट। ठीक है ना, और इसके व्यवस्था के विरुद्ध अभिभावक विरोधी संस्कृति के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उप संस्कृति के जो युवा होते हैं, युवा सदस्य होते हैं, इनको लगातार ऐसे तंत्र के विकास के लिए प्रयास करते हुए देखा जाता है जिससे वे श्रम के तौर तरीकों के लिए जगह बना सके जो वयस्क दुनिया के प्रतिकूल है। तो इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। युवा संस्कृति की विशेषताएं, जीवन शैली भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उपभोग की कुछ विशेष वस्तुएं जैसे कि डेनिम जीन्स या चमड़े की जैकेट या मोटर बाइक युवा संस्कृतियों की उप संस्कृत शैली के केंद्रित तत्व है। तो संस्कृत का मतलब क्या होता है? वही है खान पीन, रहन शैली, जीवन जो हम हमारे किसी एक विशेष चीज को संदर्भित करती है, दिखाती है। तो यही जो संस्कृत है ना, हमारा पहनावा, हमारा खान पीन, हमारा रहन, हमारा सहना, हमारे मूल, हमारे रीति रिवाज, ये संस्कृत है। ठीक है ना, और उसी के अंतर्गत आने वाली चीजें उसकी विशेषताएं हो जाती। ठीक है, राइट। जैसे यहाँ पे फिर देखिए दे दिया, मोटरसाइकिल गैंग के सदस्यों का व्यवहार होता है कि मोटर बाइक पुरुष केंद्रित होता है। ठीक है ना, स्वतंत्रता, लापरवाही, कानून का उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये इसमें देख लीजिएगा। मास मीडिया, प्रौद्योगिकी और उपभोक्तावाद का प्रभाव। तो मास मीडिया, संगीत और फैशन जैसे सांस्कृतिक उद्योगों का प्रभाव भी इन पर पड़ता है, युवा संस्कृति पर। और ऐसे समुदाय जो विचारों और सूचनाओं को व्यापक रूप से प्रसारित करने वाली प्रौद्योगिकों से कटे हुए होते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक छवियों का मतलब संगीत, फैशन, भाषा, सांस्कृतिक प्रथाएं, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं और विभिन्न शैलियों के बीच उनका आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, और कई अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों के साथ मिलकर ये रहते हैं। ठीक है, ओके। और एक ही समय में कई प्रकार की संस्कृतियों से प्रभावित होते हैं। प्रमुख संस्कृति को विकसित करने में मदद करना। तो युवा सांस्कृतिक प्रथाएं, शनक, भाषा आदि अनिवार्य रूप से समग्र समाज की संस्कृति तक पहुंचती हैं। ठीक है, और जो प्रमुख संस्कृति होती है उसको विकसित करने में भी ये काम निभाती हैं। देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, उपभोक्तावाद, युवा और वैश्वीकरण। युवा और वैश्वीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, उतना आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, अब ये क्या है वैश्वीकरण युवाओं का?
युवाओं का जैसे खेल में ले लीजिए, संगीत में, मौज मस्ती, मनोरंजन, खान पान, इन सभी चीजों से संबंधित होता है। अब उदाहरण के ले लीजिए आप बीटीएस को ले लीजिए, क्या है ये कोरियन एक बैंड है। अब ये वहां की संस्कृति को दिखाता है, एक युवा संस्कृति यही कहलाता है ना, कि वो जो बीटीएस है एक वो कल्चर को दिखाता है, कोरियन कल्चर को दिखाता है, एक म्यूजिक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ये आएगा युवा संस्कृति के अंतर्गत। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे दुनिया भर में हिप हॉप संगीत का प्रचार करना, चीन में मैकडॉनल्ड्स की लोकप्रियता और भारत में अमेरिकी साबुनों की लोकप्रियता, ये क्या है, ये सभी देश अपनी संस्कृति का प्रचार दूसरों देशों में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो युवाओं में को आमतौर पर इन प्रथाओं के अगुआ यानी कि आगे ले जाने और ऐसे समूह के तौर पर देखा जाता है जो वैश्वीकरण के एक रूपता के दबाव के आगे सबसे पहले झुकते हैं। तो जनरली क्या होता है, हमारे जो इंडियन युवा है, हमारे देश के युवा है, वो अपने साबुन को, अपने इंडियन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फॉरेन के प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा वो गर्व महसूस करते हैं कि मैं वो प्रोडक्ट यूज करता हूं जो फॉरेन है। तो वो वहां की संस्कृति को, वहां के कल्चर को अपना रहे हैं। तो हो सकता है इसी तरह से कहीं दूसरे देश में बैठे हुए लोग हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को, हमारी चीज को अपना रहे होंगे। ये वैश्वीकरण होता है जब विश्व स्तर पर इन चीजों का आदान प्रदान होने लगता है। तो इस वैश्वीकरण का स्वरूप मूल रूप से अमेरिकीकरण से बधा हुआ है, ठीक है, राइट। और युवा संस्कृतियों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि वैश्वीकरण सीधे तौर पर सिर्फ एक रूपता की अवधारणा नहीं है, बल्कि दुनिया भर में युवाओं ने अपने स्थानीय मूल्यों, जरूरतों और प्राथमिकताओं के आलोक में वैश्वीकरण के प्रभावों को समझा, उसके अनुसार ढल गए हैं, ठीक है, राइट। अब आप देख लीजिए, भारत में ही, उत्तर भारत में युवाओं के बीच में संगीत का लोकप्रिय रूप भांगड़ा, पॉप, फ्यूजन संगीत के उदाहरण है। और इसी तरह से जो पश्चिमी लोक तत्वों को इसमें दिखाया जाता है। भारतीय पुरुषों और महिलाओं के बीच इंडो वेस्टर्न कपड़े भी लोकप्रिय हैं। ये क्या है, ये वैश्विक ही तो है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए, वैश्विक में स्वास्थ्य चीजों में देख लीजिए, पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, केंटी फ्राइड चिकन जैसी अंतरराष्ट्रीय रेस्तरां जो कंपनियां हैं, इनको स्थानीय स्वाद के अनुरूप अपने खाद्य पदार्थों को भारतीकृत करना पड़ता है। तो उनको यहाँ पे ला करके देना पड़ता है, लोगों को वही लोग ज्यादा लाइक करते हैं, ठीक है ना। यानी बताया जाता है इसे। अब ये सब फॉरेन की विदेशी हैं, लेकिन हमारे देश में इतनी ज्यादा चल रही है, इनकी इतनी ज्यादा डिमांड है, कमी लगने लगता है कि हमारी भारतीय है, हमारी भारतीय उत्पाद है, पर ऐसा नहीं है, ये वैश्वीकरण होता है। तो प्लीज वैश्वीकरण देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है युवा के रूप में। और ब्लम का बताना है कि समाज वैश्वीकरण के निवारताओं से निपटने के लिए 3 रणनीतियों का उपयोग करते हैं: अवशोषण, अस्वीकृत और दृढ़ता दिखाना। अवशोषण का तात्पर्य होता है वैश्वीकरण के प्रभावों को और गैर आलोचनात्मक तरीके से अपना लेना, और अस्वीकृत तब होती है जब समाज राष्ट्रवादी भावनाओं को अपनाते हैं और वैश्वीकरण को पहचान की सामूहिक भावना के लिए खतरा मानते हैं, ठीक है ना, राइट। ये देख लीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है युवा और वैश्वीकरण, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे यूनिट में हमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लगता और ये यूनिट आपकी शायद फिनिश्ड भी हो गई है, बिल्कुल सारांश आ गया है। अब यहाँ पे ब्लॉक 3 ले लेते हैं, जेंडर एवं पहचान में, ठीक है। और ब्लॉक 3 में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है ये हम देख लेते हैं। वीडियो कितना भी लेंदी क्यों ना हो, हमें एक में ही करके इसे छोड़ना है। जेंडर, युवा पहचान एवं लैंगिकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो 100% हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, हर एक यूनिट से समझ लीजिए। और यहाँ पे एक नहीं 2-2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ब्लॉक दिए हुए हैं, सॉरी हर ब्लॉक से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, 4 ब्लॉक दिए हैं, 8 क्वेश्चन आएंगे, आई थिंक 5 आपको शायद करने रहे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, ठीक है, ओके। इसमें हम देख लेंगे थोड़ा सा लिंग रूढ़वादिता और सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, राइट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, लिंग और पहचान, अब ये क्या है, ठीक है ना, राइट। अब देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति को पहला जो सवाल है व्यक्ति जो पूछा जाता है कि लड़का है या लड़की है, सबसे पहले ही पूछा जाता है कि भाई क्या पैदा हुआ, बेटा या बेटी, है ना। फिर अगला सवाल पूछा जाता है क्या बच्चा और माँ ठीक हैं। ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग जनरली इस चीज को सुनते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया है इसमें लिंग शामिल है, जेंडर शामिल है, ठीक है ना, लड़का या लड़की, गर्ल्स या बॉयज। तो ये क्या है, लिंग है, ये जेंडर है, ये दर्शाता है मेल और फीमेल को, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख लेते हैं, ये एक तरह से पहचान को साबित करता है, ठीक है, राइट। क्या बताता है,
ये पहचान बताता है, किसकी बताता है, बॉयज की या गर्ल्स की पहचान होती है। तो लिंग और जेंडर जो होता है ये पहचान साबित करता है, ठीक है ना। अब पहचान को थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिकों में 3 एक जैसे अर्थ वाले शब्दों का उपयोग किया जाता है पहचान को। अब जैसे व्यक्तित्व, आत्म और पहचान। तो व्यक्तित्व को लक्षण और गुणों के माध्यम से समझा जाता है, विशिष्टताओं के माध्यम से समझा जाता है, ठीक है। और व्यक्तित्व में नए प्रयोग करने के लिए खुलापन होता है, मूल और दृष्टिकोण होते हैं, बहुमुखी अंतर्मुखी व्यक्तित्व हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह की चीज जो होते हैं व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तित्व लक्षण पूरे जीवन काल में स्थिर रहता है, ठीक है, राइट। और जो आत्म होता है, आत्म ऐसा पारिभाषिक शब्द है इसका प्रयोग हम अर्थ में किया जाता है कि हम स्वयं को समझते हैं। आत्म का यानी स्वयं का, हम कौन हैं, हम इसे व्यक्त करते हैं। तो जब हमसे संबंधित चीज होती है, हम आपकी भावना से हमसे संबंधित चीज होती है वो आत्म होती है, और उसी से आत्मविश्वास विकसित होता है, ठीक है ना। तो जब हम भावनाओं, विचारों आदि को व्यक्त करते हैं, स्वयं को नियंत्रित करते हैं, वो हमारी आत्मा से, आत्म से हमारे से होती है, तो ये आत्म हो गया। फिर पहचान सबसे बाहरी रूप होता है जो हमारे आत्मा को कुछ विशेषताओं के साथ जोड़ता है, ठीक है। अंतर व्यक्ति सामाजिक व्यवहार का सबसे इसमें जो प्रभाव अंतर व्यक्ति और सामाजिक व्यवहार दोनों का पड़ता है। हमें हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या नास्तिक के रूप में पहचान मिलती है। तो हिंदू है तो पहचान है, ईसाई है तो पहचान है, हिंदू है तो मुस्लिम है तो पहचान है, ये हमारी पहचान बताती है, ठीक है ना। तो एक पारंपरिक परिवार में पैदा हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना, शूद्र में, पंडित, इस गोत्र में, इस उसमें वर्ग में, तो ये पहचान होती है, ठीक है ना, राइट। संस्कृत, ये हमारी पहचान है, ये पहचान होती है। लड़की हूं तो लड़की के रूप में पैदा हुई तो ये मेरी पहचान है, ठीक है ना। लड़का के रूप में हूं तो मेरी पहचान है, ठीक है। ये पहचान होती है जिसे हम पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और उसी के हम मालिक होते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है पहचान में, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लिंग समाजीकरण की भूमिका, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, ओके। वो हाँ, लिंग रूढ़वादिता और सामाजिक परिवर्तन। लिंग रूढ़वादिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो लिंग समाजीकरण का अन्य दृष्टिगोचर पहलू लिंग रूढ़वादिता है, ठीक है ना। यानी कि लिंग समाजीकरण या फिर लिंग रूढ़वादिता। लिंग रूढ़वादिता जो होता है किसी भी व्यक्ति में नकारात्मक विशेषताओं और पूर्वाग्रहों को सिर्फ इसी आधार पर मान लेना। पूर्वाग्रहों को मतलब पहले से जो बातें चली आ रही हैं, और वह व्यक्ति उस पहचान श्रेणी से संबंधित होता है। यानी मान लीजिए कि हम भारत के किसी ग्रामीण व्यक्ति से मिलते हैं और हम उससे अंग्रेजी में बात करते हैं, और वह भी किसी तकनीकी विषय जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पोषण, है ना, इन सभी चीजों से, तो हम खुशी से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि हम हैरान क्यों हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि भारत में कोई व्यक्ति, कोई ग्रामीण व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकता है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियों से पोषण संबंधी चीज के बारे में जानकारी दे सकता है, ठीक है। तो हमें किसी व्यक्ति से मिलने से पहले उसके बारे में राय क्यों बना ली, ये होता है, ठीक है ना, राइट। तो हमने क्या किया, उसके प्रति पहले राय बना ली, अरे गांव का है और इसे अंग्रेजी भी नहीं आती होगी और चीजों के बारे में इसे नॉलेज भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उससे इंग्लिश भी आ रही थी, उसको नॉलेज भी उस चीज का था, ठीक है ना। तो इसका जवाब मनोवैज्ञानिकों ने दिया, और मनोवैज्ञानिक कहता है कि मानव मानस एक रूढ़िबद्ध धारणा है, यानी जो एक स्ट्रेटेजी है जो बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। भारत का ग्रामीण व्यक्ति कैसा है, हमने की धारणा, एक छाप अपने दिमाग में बिठा ली है कि ग्रामीण व्यक्ति न केवल अनपढ़ होते हैं और न अंग्रेजी बोल पाते हैं, बल्कि उन्हें पोषण के बारे में, खाने पीने के बारे में भी, न्यूट्रिशन के बारे में भी, और साइंस के बारे में यानी वैज्ञानिकों के बारे में भी कुछ भी नहीं पता होता है। तो ये रूढ़वादिता होती है, ये एक धारणा है जो ग्रामीण व्यक्ति के साथ हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है कि हम उसके प्रति हमारी क्या थिंकिंग है, क्या सोच है, और जो पीढ़ियों से चली आ रही है, ये रूढ़वादिता कहलाती है, ठीक है ना, ये धारणा कहलाती है। हमारे देखने का नजरिया होता है
और जो पक्षपात पूर्ण होता है। ठीक है, राइट। तो हम अपनी रूढ़ियों की समीक्षा किए बगैर विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, नस्ल के लोगों के साथ नियमित रूप से संपर्क में आते हैं और उनको गलत मान लेते हैं। ठीक है, और ये उनके प्रति अन्याय होता है। ठीक है, तो ये रूढ़वादिता होती है और ये धारणा होती है, यही लिंग में देखी जाती है। ओके, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी जो अप्रमाणिक धारणाएं, ठीक है ना, जैसे महिला विज्ञान और गणित को सही तरीके से पढ़ नहीं सकती है, उनका इंटरेस्ट साइंस और मैथ में नहीं होता है। अब ये एक धारणा है क्योंकि वो महिला है, महिला के तौर पे उसने जन्म लिया, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि महिला को सिर्फ बच्चे पैदा करना, खाना बनाना और एक तरह से चीजें पसंद है, माँ बनना पसंद है। तो ये क्या है, ये रूढ़वादिता है, ये धारणा है जो हम पहले से मान के रखे हुए हैं। ठीक है ना, और हमें आश्चर्य तब होता है जब हम किसी महिला से मिलते हैं और वह कहती है कि मैं गणित में सभी लड़कों से बेहतर हूँ, या मैं माँ बनना नहीं चाहती, या मुझे कोई रसोई में काम करना पसंद नहीं है। तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से यह पारिवारिक दोष होगा, जो परिवार में उसे अच्छी चीजें, अच्छे मतलब क्या ऐसे बोलते हैं कि अच्छे संस्कार दिए नहीं गए हैं। ये है हमारी धारणा, ये कहलाता है रूढ़वादिता। ठीक है ना, ओके, चलिए। तो अब हमारा एक और भी थिंकिंग है, महिलाएं शर्मीली होती हैं, ठीक है, सभी के सामने वो बोल नहीं सकती हैं। अब जब कोई महिला ग्राम सभा में उठती है और बोलती है तो हमें आश्चर्य होता है। तो हम मानते हैं कि जो महिलाएं देर रात तक बाहर काम करती हैं वो यौन रूप से लोगों को आकर्षित करना चाहती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो महिलाएं आधुनिक हैं, धूम्रपान करती होंगी, देर रात तक बाहर घूमती है, मतलब उनका कैरेक्टर सही नहीं है, वो कमजोर, मतलब चारित्रिक रूप से कमजोर है। तो ये क्या है, ये एक धारणा है, थिंकिंग है, एक ये रूढ़वादिता धारणा है जो हमारे समाज से बहुत पहले से चली आई है और हम उसको फॉलो करते आए हैं। ठीक है ना, राइट, ओके। तो ये कहलाता है क्या, लिंग रूढ़वादिता या लिंग धारणा। इसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो पूर्व धारणाओं और पूर्वाग्रहों से चलते आ रहे केवल महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हो रही है, बल्कि महिलाओं के साथ हमारी दिन प्रतिदिन की बातचीत, उनके प्रति मानव के रूप में हमारे श्रम से प्रति अन्याय हो रहा है। ठीक है, महिलाओं को पीटना, शोषण करना, शारीरिक शोषण, गरिमा उनका गिराना और इंसान के रूप में उन्हें कम आंकना, ये सभी चीजें। ठीक है ना, हम मानते हैं कि सभी पुरुष मजबूत और निडर है, कभी भी डर महसूस नहीं करते। अगर कोई पुरुष कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ, हर कोई उस आदमी को देखकर हंसता और मजाक उड़ाता है। तो ये मनोवैज्ञानिक ठाट, ये भी एक धारणा चली आई है, यह भी रूढ़वादिता है कि पुरुषों को शक्तिशाली ऑलवेज कहा गया है, पुरुष शक्तिशाली है, सर्वोच्च है, वो डरते नहीं है, उनको डर नहीं लगता। बोलते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये क्या है, इंसान तो वो भी है ना, उसके भी हाथ काटोगे तो उसके भी तो दर्द होगा, लेकिन एक कहावत है चली आई, मर्द को दर्द नहीं होता। क्या है ये धारणा है, एक रूढ़वादिता है ये। ठीक है ना, राइट, ओके ओके। जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे पुरुष झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, बर्तन धुल रहा है, खाना बना रहा है, नहीं करना चाहिए तो औरतों के काम है। ये क्या है, ये एक रूढ़वादिता है और ये धारणा है, रॉन्ग थिंकिंग है, जो पुराने टाइम से चली आई, लोगों की सोचना है। एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए, लिंग एक सामाजिक निर्मित है, आप इसमें भी ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिंग रूढ़वादिता क्या है, जस्ट अभी मैंने आपको बता दिया। अब ये लैंगिकता का आत्मज्ञान नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। लैंगिक किशोरावस्था और शारीरिक छवि भी हम नहीं देखेंगे, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्वास्थ्य लैंगिकता भी नहीं देखेंगे। ओके, बस स्वास्थ्य लैंगिकता का मतलब क्या होता है, जीवन के सिद्धांतों की सराहना है, यानी जीवन से जुड़ना, जीवन की प्रक्रिया में सौंदर्य लाना। ठीक है ना, ये सभी चीजें, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, सुख, ये सभी स्वास्थ्य लैंगिकता के अंतर्गत आ जाते हैं। बस माइंड में रख लीजिए, दिया है, सारांश आ गया, ये भी यूनिट खत्म हो गई। इसमें एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। ओके, युवा पहचान एवं वैश्वीकरण, फिर से दोबारा आ गया, युवा पहचान एवं वैश्वीकरण दिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ और भी दिया हुआ है, तो देख लीजिए। वैश्वीकरण, युवा और बदलती संस्कृति, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और एक ये भी है, वैश्वीकरण जो है युवा और उनके कार्य तरीके, यानी वैश्वीकरण युवा और उनकी बदलती संस्कृति, और वैश्वीकरण ने युवा के कार्य तरीकों को किस प्रकार से प्रभावित किया है। ये दो क्वेश्चन इस यूनिट में आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके। युवा और पहचान शुरू से पढ़ते आए हैं, तो इस पे हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। युवा क्या है, पहचान क्या है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वही लेंगे अब जो इसमें हमें इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, ओके। चलिए
अच्छा, युवा पहचान और वैश्वीकरण पर प्रभाव, ठीक है ना, इसका क्या प्रभाव पड़ा ये थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि युवा पहचान पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। हालांकि जो अभी मैंने आपको हिप हॉप और बीटीएस वगैरह बताया था ना, वैश्वीकरण का ना, पिज्जा डोमिनोन, ये सभी इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, कुछ नहीं, वैश्वीकरण का प्रभाव यही पड़ा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग से दिया हुआ है, उपनिवेशवाद से दिया हुआ है, किस तरह से उपनिवेशवाद आया, लोगों के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आए, लोग पहले अपनी संस्कृति को मानते थे, पूछते थे, धीरे धीरे जब अंग्रेज यहाँ पर आए उनकी संस्कृति को मानने लगे, उनके कल्चर को अपनाने लगे, पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने लगे, उन्हें वेस्टर्न शैली को अपनाने लगे, उन्हें वेस्टर्न पाश्चात्य सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तन हुआ, बदला, और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो वैश्वीकरण हुआ है, जो एक तरह से सभी संस्कृतियां में घुल मिल गई हैं, विश्व में जितने भी देश हैं सभी अपनी संस्कृतियों को साझा कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। तो वैश्वीकरण जो है युवा पहचान को गहराई से प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब यहां पर है कि युवा पहचान और वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालें। तो पहला है वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी और युवा इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। वैश्वीकरण, युवा और बदलते कार्य तरीके, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, अलग से पूछ सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब इसमें वैश्वीकरण प्रक्रिया, क्योंकि आप वही कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन 100% कार्य तरीके पूछ सकता है, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, दूरस्थ शिक्षा आपकी है। तो वैश्वीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में शिक्षा के तरीके बदल गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिक्षा के तरीके क्या बदले, दूरस्थ शिक्षा हो गई, वीडियो और ऑडियो प्रारूप के माध्यम से आपकी पढ़ाई होने लगी, ऑनलाइन शिक्षा होती है, और भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां से आप बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान और परिचित क्षेत्रों के संदर्भों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, एक से अधिक भाषा आप यहाँ पे बोलते हैं, घर से दूर भी आप रहते हैं, तो बहुत से ऐसे कारक होते हैं, शिक्षा और रोजगार को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। वैश्विक दुनिया में कामकाज के तरीके में बदलाव आया है। अतीत की तुलना में जब किसी के लिए नौकरी हासिल करना और फिर इसी में जिंदगी बिता देना सामान्य व्यवहार था, लेकिन आजकल के टाइम में युवा लगातार नौकरी बदलते रहते हैं। वो कहते हैं हमको इस जॉब में मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने दूसरी जॉब कर ली, बदल लिया। तो कुछ विशेष क्षेत्रों में बदलाव तेजी से होता है, जैसे ITI क्षेत्र में, जहां लोग अंतरराष्ट्रीय टीमों में काम करते हैं और अलग अलग समय के अनुसार काम करते हैं और लचीले समय के हिसाब से काम करते हैं, और समय आने पर वो क्या करते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं। तो निश्चित समय में कामकाज करना, काम करने की निश्चित अवधि होती है। एक तो उनके पास बाउंडेशन भी होती है कि 2 साल 3 साल 4 साल के लिए वो जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं, और उसके बाद ऑलरेडी उनकी जॉब छूट जाती है, तो दूसरा उनको जॉब करना पड़ता है, तो उस समय आने के पहले ही वो जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो सकारात्मक पहलू देखें तो अंतरराष्ट्रीय कार्य संस्कृति और नया ज्ञान उनको मिलता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ कैरियर में तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन युवा काम की पहचान जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है, असुरक्षित हो जाते हैं क्योंकि उनकी नौकरियां कभी सुरक्षित नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आ रही युवा और कार्य तरीके में, ठीक है ना। युवा और बदलते कार्य तरीके क्या है, ठीक है ना। युवा और बदलती संस्कृति, ये सभी चीजें देख लीजिएगा, ये सभी चीजें आपके आएंगी इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत आएंगी, सॉरी, युवा पहचान पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन पूछता है, तो फिर उसके अंतर्गत ये प्रभाव देखने को मिले हैं, ठीक है ना। और इनमें से भी अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, जिनमें से युवा और बदलते कार्य तरीके क्या है, और साथ में बदलती संस्कृति, 2 चीजें हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत तो आप वही लिखिएगा जो मैंने ऊपर आपको बताया था, ठीक है ना, राइट। तो ये 2 जो क्वेश्चन है इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप देख लीजिए, बस हो गया, ठीक है। मैं इस कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो ये यूनिट लगता है आपकी फिनिश्ड हो गई है, ब्लॉग भी आपका फिनिश्ड हो गया है, जी हाँ, ये ब्लॉग। अब ये आपका लास्ट ब्लॉग, युवा, जेंडर और पहचान संबंधी चुनौतियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, इसमें आक्रामकता और हिंसा का स्वरूप, क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट कर सकता है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे सभी आक्रामकता से ही इस लेसन में आप आक्रामकता को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी क्रोध, गुस्से को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ सकते हैं, चलिए, ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम देख लेते हैं। अच्छा, आक्रामकता का मॉडल हम देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको ले लेते हैं। अच्छा, आक्रामकता होती क्या है, हिंसा, उत्तेजना, है ना, बोलते अचानक आक्रामक हो जाना, यानी अचानक गुस्सा हो जाना
और दूसरों को नुकसान पहुंचा देना या कुछ ऐसा कह जाना जो दूसरों को बुरा लगे, ठीक है, राइट, या आक्रामक ही होता है ना, ठीक है ना, बिना सोचे समझे काम करना, ओके, उग्र स्वभाव होना, ठीक है ना, राइट। तो दो मुख्य चीजें आक्रामकता को दर्शाती हैं। अपराधी नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है और जो भी लक्ष्य, चोट, दर्द, पीड़ा से बचने की कोशिश करता है। तो आक्रामकता शारीरिक और मौखिक होने के अलावा यहाँ पर नैमित्तिक या आवेगशील भी हो सकती है। आवेगशील या भावात्मक आक्रामकता के मामले में यह किसी क्षण भी गर्मा गर्मी के चलते होता, जो मैंने आपको कहा है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर जाना, बहस कर जाना, लड़ाई झगड़ा करने लगना, ठीक है ना। और नैमित्तिक संज्ञानात्मक आक्रामकता जो होती है वो नियोजित और सोच विचार करने वाली होती है, ठीक है, राइट। तो आक्रामकता और हिंसा का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे जब आक्रामकता का हिंसा का सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे तो इसमें कुछ चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैविक सिद्धांत का परिप्रेक्ष्य देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हाँ, आक्रामकता का अंतर्नोद का सिद्धांत यानी ड्राइव का सिद्धांत, ये हम देख लेते हैं। और ये सिगमंड फ्रायड का है, ठीक है ना, किसका है, सिगमंड फ्रायड का है। सिगमंड फ्रायड ने आक्रामकता की आंतरिक वृत्ति के विपरीत आक्रामकता के अंतर्नोद सिद्धांत यानी ड्राइवर थ्योरी का यहाँ पे जो प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ता है वो पर्यावरण और बाहरी परिस्थितियों के और परिस्थितियों के चलते दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आंतरिक अंतर्नोद के सृजन की व्याख्या करते हैं। यानी फ्रायड यहाँ पे कहते हैं कि जो आक्रामकता का सिद्धांत है, अंतर्नोद का सिद्धांत है, ड्राइव थ्योरीज है, जब एक प्रतिकूल पर्यावरण या बाहरी जो पर्यावरण होता है, यानी जब बाहरी स्थिति और जो परिस्थिति होती है उसके चलते जब दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कार्य किया जाए वो आंतरिक अंतर्नोद के माध्यम से होता है, ठीक है, ओके। इसका मकसद दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है ना। इसे नैराश्य आक्रामकता की परिकल्पना भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये सिद्धांत ये कहता है कि जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते तो हमें निराशा पैदा होती है। हम कोई काम करना चाहते हैं और उस काम को जब तक हम फिनिश नहीं कर लेते, एक एम हम रखते हैं, तो हमें निराशा मिलती है और इससे निराशा के कल्पित स्रोत को नुकसान पहुंचाने के मकसद से हम अंतर्नोद भरी उत्तेजना पनपती है। यानी जब हमें किसी, मान लीजिए हमने कोई एम, कोई लक्ष्य रख दिया, हम उस एम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें एक निराशा होती है, हमें एक गुस्सा आ जाती है, उसके प्रति हम हीन भावना रखते हैं और जो हीन भावना, जो निराशा होती है वो नुकसान के मकसद में पहुंच जाती है, ठीक है ना। और जब नुकसान के मकसद के साथ आगे बढ़ती है तो वो एक उत्तेजना उसमें आती है, ठीक है ना। जैसे कालेश के नाटक में किसी भूमिका के लिए नहीं चुना गया तो आपका दोस्त इतना निराश था कि उसने इस भूमिका के चयन के लिए अपने प्रतियोगी को गाली देना शुरू कर दिया। तो निराशा आर्थिक कारणों, सामाजिक पृष्ठभूमि और समाज में भेदभाव के कारण भी हो सकती है, ठीक है ना। ये निराशा वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने निराशा शब्द का यूज किया है तो वो किस वजह से, सामाजिक पृष्ठभूमि से या फिर समाज में भेदभावपूर्ण प्रथाओं के कारण हो सकता है। बच्चा ऐसे, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसा रहा हो, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा हो जहाँ पे गालियां चलती हो तो उसने देना शुरू कर दिया, या हो सकता है उसका सामाजिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छा रहा हो लेकिन उसके साथ भेदभावपूर्ण यहाँ पे वो किया गया हो, ठीक है ना, कास्ट की वजह से, किसी वजह से तो उसे मजबूर होकर गाली देना पड़ा, ये चीज हो सकती है। तो निराशा या नैराश्य का स्रोत हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होता है, ठीक है ना, राइट। तो ये आपका है फ्रायड का अंतर्नोद का आक्रामकता का सिद्धांत। आक्रामकता के आधुनिक सिद्धांत भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ओके। अब आगे देख लेते हैं। समान आक्रामकता मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। क्या है समान आक्रामकता मॉडल, ठीक है ना, एग्रेसिव, यानी ये एंडरसन और बुशमैन ने दिया था आक्रामकता मॉडल, जर्नल एग्रेसिव मॉडल, ठीक है ना। अब इस मॉडल में इन्होंने ये बताया कि उन विविध कारकों को शामिल किया जो व्यक्ति में आक्रामकता के कारण हो सकते हैं। यानी वास्तविक आक्रामक जो होता है व्यवहार का निर्धारण करने के लिए होता है। संज्ञान यानी कि हमारे बुद्धि और निर्णय के
प्रक्रियाओं के बीच होता है। ठीक है, राइट। यानी कि व्यक्ति से संबंधित और स्थिति से संबंधित ऐसे कई कारक, जैसे व्यक्तित्व होता है, निराशा हो गया, कोई आपको उकसा रहा है, आपने शराब पिया है, या मीडिया में आपने हिंसा वगैरह देख ली है, आपस में जब मिलते हैं और व्यक्ति में तत्कालिक आंतरिक स्थितियों का प्रभाव डालते हैं। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति को उत्तेजित करते हैं उस स्तर पर ले जाने के लिए, और व्यक्ति में शत्रुतापूर्ण भावनाएं निर्मित होती हैं और व्यक्ति में नकारात्मक शत्रुता के विचार पैदा होते हैं। ठीक है, तब व्यक्ति वर्तमान स्थिति की व्याख्या करता है और मूल्यांकन में संलग्न होता है। ये होता है सामान्य क्या आक्रामकता। मतलब सपोज दैट पे आप यहाँ पे समझाया गया है इनपुट और मार्क्स। ठीक है ना, वर्तमान आंतरिक स्थिति, संज्ञानात्मक आंदोलन, यहाँ समझिएगा सामान्य आक्रामकता मॉडल। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति होता है, उसके सामने कोई परिस्थिति आती है, जब परिस्थिति आती है तो वर्तमान आंतरिक पहले स्थित होती है, फिर उसमें विचार करता है, भावात्मक यानी संज्ञानात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, उसको एक तरह से उग्र करते हैं उसके लिए। इसमें सामाजिक चीज भी होती है, बहुत सारी चीजें यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति में उत्तेजना को बढ़ाया जाता है, शत्रुता के भाव लाए जाते हैं, उसमें नकारात्मक शत्रुतापूर्ण विचार पैदा होते हैं। व्यक्ति वर्तमान स्थिति को देखता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसके बाद निर्णय लेता है। तो ये सामान्य होता है कि वो समझा, गुस्सा हुआ, सिचुएशन को समझा, देखा, देन उसके बाद निर्णय लिया। जरूरी नहीं कि वो गुस्सा हो ही वहां पे, किसी को गाली करे, किसी को मारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सामान्य आक्रामकता कहलाता है। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। इसके आने की पॉसिबिलिटी 100% है, मैं कह सकता हूँ। आक्रामकता और हिंसा का निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से हैं देखिए। तो इसमें व्यक्तिगत कारक होते हैं, जिसमें लैंगिक विभिन्नताएं होती हैं, व्यक्तित्व होता है, शराब का सेवन होता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, पालन पोषण, परिवार की प्रथाएं होती हैं, समकक्षी संबंध। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। आक्रामकता और हिंसा निर्धारण करने वाले कारक में, व्यक्तिगत कारक में लैंगिक विभिन्नता है, पुरुष और महिलाएं होती हैं। महिलाएं जनरली इन चीजों में पड़ती नहीं है, अपने आप को कमजोर समझती हैं। पुरुष अपने आप को क्या करते हैं, बहुत ताकतवर समझते हैं। ठीक है ना, उनको महत्व दिया जाता है। एक ये भी होता है। व्यक्तित्व भी यहाँ पर जनरली देखा जाता है। ठीक है ना, जल्दबाजी, चिड़चिड़ेपन में होते हैं, यानी बोलते हैं ना खून, जिसका खून होता है। ए टाइप व्यक्ति जो होते हैं ज्यादा प्रतिस्पर्धी वाले होते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। अब बी टाइप वाले जो व्यक्ति होते हैं मतलब तनाव मुक्त, कम प्रतिस्पर्धी होते हैं। तो इस तरह में शराब का सेवन कर लेंगे तो 100% आप में आक्रामकता और हिंसा आ जाएगी। सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या हो सकते हैं, तो पालन पोषण आपका किस परिवार में किस तरह में हुआ है। अच्छे में हुआ है तो आप अपने आप को ढाल लेंगे, रोक लेंगे। बुरे परिवार में हुआ है, लड़ाई झगड़े के बीच में हुआ है, तो आप भी वही काम करेंगे। जनरली कुछ बच्चों के माता पिता मॉडर्न होते हैं, उनके व्यवहार तौर तरीके उनको प्रभावित करते हैं। कुछ बच्चों के गलत चीजों में माता पिता रोल मॉडल होते हैं, जो घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चे उनसे देख के ही सीखते हैं। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हो सकता आए तो आपसे बन जाए। इसमें एक क्वेश्चन हमने देख लिया, सामान्य आक्रामकता। ठीक है ना, वो जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है आक्रामकता के मामले में लैंगिक अंतर क्या है, तो हम आपको बता चुके पुरुष और महिला के मामले में। ठीक है ना, चलिए नहीं निपटना हम नहीं देखेंगे इसमें, हमने एक चीज इसमें देख ली जो इम्पोर्टेंट था। ओके चलिए, और क्या इम्पोर्टेंट इसमें हो सकता है, सारांश आ गया है। नेक्स्ट यूनिट हम इसमें ले लेते हैं। ओके चलिए, हाँ, कामकाजी निजी जीवन संतुलन, साम्यता तथा समानता संबंधित चुनौतियां। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें हम मॉडल देखेंगे। आप फैलाव, स्पिल ओवर मॉडल देख लेते हैं। ठीक है, राइट। तो बहुत है, आप देखने बैठेंगे तो फिर तो एक ही वीडियो है, एक यूनिट का, एक ब्लॉक का एक यूनिट ही 1 घंटे में बन पाए अगर इसके अकॉर्डिंग हम चले तो। ठीक है ना, अब कामकाजी निजी जीवन संतुलन से मतलब क्या है, तो कामकाज निजी जीवन संतुलन से तात्पर्य है काम करने के लिए समय और ऊर्जा लगाने के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन को संतुलित तरीके से चलना। इंसान कहता ना कि यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैंने बहुत काम किया है, मैं बाहर का भी देख रहा हूँ, घर का भी देख रहा हूँ, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जीवन को बैलेंस करके, लाइफ को बैलेंस करके चलना ही कामकाजी निजी जीवन संतुलन कहलाता है। यानी काम करने के लिए समय और ऊर्जा दोनों के साथ साथ में जो खुद की पर्सनल लाइफ होती है उसके साथ संतुलन करके चलना होता है। तो काम
काज की धारणा ऐसे काम से इसमें भुगतान किया जाए और निजी जीवन का अर्थ पारिवारिक मांगों के साथ में जुड़ा हुआ है, रुचियां हो गई, जुड़ाव, सामाजिक जीवन आदि, ठीक है ना। तो यहाँ पे काम काज का मतलब क्या हुआ, जहां पे आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलना चाहिए, और निजी जीवन का अर्थ है पारिवारिक मांगों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव। तो काम काज निजी जीवन संतुलन की चुनौती जो होती है कौन कौन सी आती है, तो व्यक्ति अपने आत्म विकास के लिए क्या कर रहा है, व्यायाम करना, खेल कूद में भाग लेना, नियमित समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, ये अच्छी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। फिर नौकरी में अच्छा प्रभावी प्रदर्शन, कार्य स्थल पर स्वस्थ पारिवारिक संबंध, परिवार के लिए उपयोगी होने नाते परिवार के बच्चों बुजुर्गों सदस्यों के साथ देखभाल करना, बढ़िया समय बिताना, दोस्तों के साथ प्रसन्नतादायक गतिविधियों में समय बिताना, सामुदायिक गतिविधियां और व्यक्ति की धार्मिक आध्यात्मिक चीजें भी होती हैं। तो ये विधियों और जो कामकाजी जीवन जिनका होता है उनके इर्द गिर्द घूमती हुई चीजें होती हैं, ठीक है ना। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सीधे हम कामकाजी क्या होता है हमने इसका मतलब देख लिया। अब इसके बाद सीधे हम यहाँ पे आ जाते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। ओके, एक हो सकता है कि कामकाजी निजी जीवन संतुलन की चुनौतियां कौन कौन सी, चुनौतियां ये वैश्वीकरण और बदलता कार्यबल प्रोफाइल, संगठनात्मक और कामकाज निजी जीवन विशेषताओं में बदलाव, जनसांख्यिकीय बदलाव, पारिवारिक सामाजिक और संस्थागत संबंधों में बदलाव। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कामकाजी लोगों के साथ में, ठीक है ना। अब मॉडल में ये मॉडल हम एक देख लेंगे, फैलाव स्पिल ओवर मॉडल, ये क्या कहलाता है। तो देखिए, फैलाव मॉडल इस बात की परिकल्पना करता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ फैलाव होता है, मतलब कामकाज से दूसरी दुनिया जैसे परिवार और इसके विलोम तय। तो आप सिर्फ जब काम करते हैं तो सिर्फ अपने कामकाज तक, ऑफिस तक, जहां भी जाते हैं वहां तक नहीं रहते हैं, एक दूसरी भी दुनिया है जो परिवार होता है, ठीक है। और स्पिल ओवर ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक क्षेत्र, ठीक है ना, में किसी व्यक्ति के अनुभव दूसरे क्षेत्र में उसके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। अब एक क्षेत्र हो गया उसका कामकाज करने वाला, उसके खुद के अनुभव हो गए उसमें, और दूसरा क्षेत्र उसका परिवार हो गया, ठीक है ना, और उसके जो अनुभव होते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि आप देखो घर में जब आपके मम्मी पापा दोनों या दो में से कोई जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, जब वो ऑफिस वगैरह से बाहर से घर आते हैं तो हमेशा किसी न किसी बात पे एंग्री, गुस्सा होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि ऑफिस का गुस्सा घर पे क्यों निकाल रहे हो। तो ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्रभावित करना होता है। कभी कभी घर से मूड खराब होता है तो ऑफिस में उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि ऑफिस में भी मूड खराब रहता है और कुछ ना कुछ हो जाता है, ठीक है ना, राइट। तो ये स्पिल ओवर होते हैं। अब स्पिल ओवर दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है ना। कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं स्पिल ओवर। पहला क्या होता है, पहला होता है सकारात्मक होता है और जो दूसरा होता है नकारात्मक, और इनका संबंध एक क्षेत्र से बेहतर स्थिति को दूसरे क्षेत्र की तरफ ले जाने का होता है, ठीक है ना। यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जब स्थित हो तो स्थिति को बेहतर करने के लिए होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ, ठीक है ना। तो सकारात्मक स्पिल ओवर इस तथ्य को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि एक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम और उपलब्धियां दूसरे क्षेत्र में भी वैसे ही संतुष्टि और अनुभव ला सकते हैं। और इसी तरह से नकारात्मक स्पिल ओवर इस तथ्य को संदर्भित करता है कि एक क्षेत्र में कठिनाइयों और समस्याओं से संबंधित नकारात्मक भावनाओं का अंतर दूसरे क्षेत्र में हो सकता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करके समझा देती हूँ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अरे घर में मूड अच्छा होगा तो ऑफिस जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो उस जगह आपका मूड अच्छा होगा। यानी घर में मूड अच्छा है, सकारात्मक है, आप खुश हैं, तो आप जहां भी जा रहे हैं ऑफिस वगैरह में काम करने, वहां भी मूड अच्छा होगा, आप खुश होंगे। लेकिन यदि घर से ही मूड खराब करके जा रहे हैं तो जिस जगह पे जहां भी जा रहे हैं दूसरे क्षेत्र पे, वो जगह भी आपका मूड खराब होगा, वहां भी लोगों का करेंगे सकारात्मक। ये नकारात्मक हुआ, ठीक है। तो सकारात्मक और नकारात्मक सेम अपोजिट उसका ऑफिस से घर का कर लीजिए। तो सकारात्मक हैप्पी, नकारात्मक अनखुश होके, गुस्सा होके, ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका फैलाव स्पिल ओवर। इसको एक्सप्लेन करके आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए अब इसमें क्या है, कुछ और भी है क्या, कामकाजी जीवन संतुलन और इसकी चुनौतियां क्या हैं, मनोवैज्ञानिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, संगठनात्मक, शारीरिक शोषण, इसे हम देख देते हैं, छोड़ देते हैं इसे हम। ओके, चलिए, हमारे लिए जो था वो हमने देख लिया, चुनौतियां और समाधान। चुनौतियां हमने ऊपर ही देख लिया था। ओके, चलिए, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर साम्यता और समानता देख लेते हैं, ठीक है ना।
ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। साम्यता और समानता, इक्विटी एंड इक्वलिटी क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, साम्यता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण गुण है साम्यता, और ये न्यायपूर्ण होता है, बराबर न्याय करना, भेदभाव रहित, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, समदृष्ट यानी एक दृष्टि से देखना, और निष्पक्ष होना, एक का एक गुण है, ठीक है ना। तो साम्यता सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, यानी गुण के अंतर्गत साम्यता को रखा गया है, और जिसमें न्यायपूर्ण, भेदभाव रहित, समदृष्ट और निष्पक्ष होना, सबके साथ न्याय करना, भेदभाव नहीं करना, एक दृष्टि से देखना और निष्पक्ष होना ही साम्यता कहलाता है। और समानता एक ऐसी स्थिति होती है जहां सभी एक समान व्यवहार होता है, जहां सभी से। तो साम्यता गुण होता है, गुण के अंतर्गत वही होता है कि भेदभाव नहीं करना, न्याय पूर्ण व्यवहार करना, एक दृश्य सबको देखना और निष्पक्ष होना सभी के साथ, ठीक है। और समानता स्थिति है जहां पे सबके साथ समान व्यवहार करना। अब जैसे यहाँ पर हम ले लेते एग्जाम्पल के तौर पर, हम लैंगिक समानता के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अब यही चीज है समानता, इक्वालिटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना, और उन्हें समान महत्ता दी जाती है, और संसाधनों तक दोनों की समान पहुंच होती है। यानी लैंगिक समानता, पुरुष और महिला में कोई भी व्यवहार नहीं करना, कोई भी असमान, पुरुष और महिला में असमानता नहीं करना, है ना। यहाँ पे समान व्यवहार करना और समान महत्व देना, और जितने भी संसाधन है, चाहे जॉब हो, जो भी हो, अधिकार है, जॉब है, कानून है, लड़ाई जो भी है, सब में दोनों की पहुंच होनी चाहिए, यानी दोनों को बराबर बटे। तो साम्यता को एक लक्ष्य का साधक माना जाता है, और वह लक्ष्य समानता हो सकती है। तो साम्यता साधक है समानता तक पहुंचने का। तो क्या है साम्यता? साधक है, यानी कि भेदभाव रहित जीवन जीना पुरुष और महिला के बीच, पुरुष और महिला को समदृष्ट एक दृश्य देखना और निष्पक्ष व्यवहार करना, ये साधक हो जाते हैं जो कि समानता के लिए, ठीक है ना, राइट। तो समानता का विभाजक न्याय के निकट संबंध होता है। तो जब हम निष्पक्ष वितरण करते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि संसाधनों को लोगों की आवश्यकता और जरूरत के अनुसार बांटना चाहिए, और जब हम समानता करते हैं तो संसाधनों को समान रूप से वितरित किया जाए, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, तो ये हुआ यहाँ पर, जैसे समाज में गरीबी और जरूरतमंद लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी साम्यता का उदाहरण है, साम्यता का, ठीक है ना। और एलपीजी, जो एलपीजी गैस है, एलजीपी गैस होगी, वो उदाहरण ले, जो कि क्या होता है, गरीब लोगों को न्याय के दृष्टि से, एक दृष्टि से, सबके दृष्टि से देखा जाना। और कई गरीब लोग जो खाना पकाने की गैस का खर्च नहीं उठा सकते, वो इसका लाभ उठाते हैं। और सरकार इस न्याय संगत रवैये के कारण देश में महिलाओं की एक बड़ी संख्या को सांस की समस्याओं के खतरे से बचाया गया है, ठीक है ना। तो इन्हें इसकी सख्त जरूरत थी और उन्हें कम अथवा सस्ती कीमत पर गैस उपलब्ध कराई गई, जबकि वे लोग जो इसका खर्च वहन कर सकते थे उनसे सब्सिडी का लाभ त्यागने का अनुरोध किया गया था। तो समानता हर किसी के साथ समान तरीके से व्यवहार करने की बात करती है, और हमारा कानून जो भारत के सभी नागरिकों को उसकी जाति, धर्म, लिंग या जाति पहचान के बावजूद समान अवसर प्रदान करता है। साम्यता और समानता इंपॉर्टेंट हो सकता है एज ए जेंडर के रूप में, ठीक है ना। तो साम्यता और समानता क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के सामाजिक ताने बाने में अलग पहचान होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो समाज है वो विविधतापूर्ण है, बहुत सारी धर्म संस्कृतियां हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जात के आधार पर, ठीक है ना, जो परिवर्तन होते हैं, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन होते हैं, विभिन्न स्तरों पर होते हैं। धर्म, विशिष्ट सांस्कृतिक वाले आदिवासी समूह, भाषाई सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक आर्थिक स्थिति और लिंग, ठीक है ना, राइट। ये क्या है? ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से जो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से प्रभावित करते हैं। तो ये साम्यता और समानता देख लीजिए, ठीक है ना, राइट। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, समानता सभी में होती है, जात, धर्म, लिंग, लिंग के साथ साथ जात, पंथ, धर्म में भी होती है। सभी के साथ समान व्यवहार करना, सभी धर्मों को समान दर्जा देना, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना, ये सभी क्या है? समानता के अंतर्गत ही तो आता है। कोई भी जाति और वर्ग में ऊंचा नीचा नहीं होता है, कानून की नजर में सभी समान है यहाँ पर, ठीक है ना, राइट। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। तो क्या है? समानता का ही तो अधिकार है ना। तो समानता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र की जीवन रेखा और समाज को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रदर्शित करने में
मदद करती है। ठीक है ना। तो समानता और क्षमता को साम्यता और समानता को परिभाषित कीजिए, उनके अंतर स्पष्ट कीजिए और समानता और साम्यता को प्रतिपादित और अभिव्यक्त होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं जितना ऊपर वाला हो सकता है। ठीक है ना। कानून और नीतियां भी बनाई गई साम्यता और समानता के लिए। भारतीय अनुसंधान संविधान अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 में भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपायों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है कि भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर प्रदान करना की बात की गई। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास उससे भी किसी आधार पर राष्ट्र के तहत जो है रोजगार या पद के संबंध में अयोग करार नहीं होगा। ठीक है। अथवा भेदभाव का शिकार नहीं होगा। तो ये भी देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है। ओके राइट। इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि साम्यता और समानता क्या है। ठीक है ना। ओके। लैंगिकता के आधार पे पूछ सकता है, जो मैंने आपको पढ़ाया वही आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ खास इसमें अलग नहीं है। ठीक है। ओके चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये लैंगिक से है। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, लैंगिक असमानता कम करने और लिंग साम्यता प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2001 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक राष्ट्रीय नीति शुरू की। इसके विशिष्ट उद्देश्य। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि महिलाओं के, सॉरी मैं इसको इरेज कर देती हूँ, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति के विशिष्ट उद्देश्य क्या है बताइए, या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, या महिलाओं के सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। ये कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप लिखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला है महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियां बनाना और एक वातावरण का निर्माण करना जिसमें वो आराम से अपनी क्षमता का, कैपेसिटी का यूज कर सके। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समानता के आधार पर महिलाओं को अधिकार देना। राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल और सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर, व्यवसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, इन सभी को सुरक्षा देना और अवसर प्रदान करना। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने, ठीक है ना। इसके उद्देश्य से कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना। पुरुषों और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी और सहभागिता द्वारा सामाजिक दृष्टिकोण और सामुदायिक प्रथाओं को बदलना। विकास की प्रक्रिया में लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना। महिलाओं और बालिकाओं के साथ भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन करना और नागरिक समाज विशेषकर महिला संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना, मजबूती देना। ये मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण के राष्ट्रीय नीति के। ठीक है। ओके राइट। ओके। या लैंगिक असमानता को कम करने के लिए कौन से राष्ट्रीय नीति जो शुरू की गई उसके विशिष्ट उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के शुरू की गई है, तो आप ये लिख सकते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए हमने बता दिया, क्योंकि सशक्तिकरण इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो ये यूनिट भी फिनिश्ड हो गई है और मुझे लगता है आपका लेसन भी फिनिश्ड ही हो गया है, या है नहीं लगता फिनिश्ड हो गया है। तो लीजिए, आज मैंने आपके 4 ब्लॉक एक ही वीडियो में कर दिए हैं। ठीक है ना। ब्लॉक 1 का मैंने कम लिया, तो किसका वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप वॉच कर लीजिएगा। ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 तक है ही है, और जितने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो आप देख लीजिएगा। पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम में, दिसंबर वाले एग्जाम में पीडीएफ के लिए सोचूंगी कि सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपके लिए लेके आऊं। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो। ठीक है ना। ओके। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, और ग्रुप जो है वो क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है व्हाट्सएप का, और साथ में किसका, टेलीग्राम का। ठीक है। ओके राइट। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। टेक केयर, बाय।